हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पूरी तरीके से फ्रिक्शंस को कंप्लीट करते हैं। फ्रिक्शन जो कि लॉज ऑफ मोशन से एक छोटा सा पार्ट होता है। ओके, चलो तो सबसे पहले हम जानेंगे फ्रिक्शन होता क्या है। उससे पहले आप ये जानो फ्रिक्शन किस नेचर का फोर्स होता है। फ्रिक्शन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का फोर्स होता है। फ्रिक्शन कब एक्ट होता है किसी भी बॉडी के ऊपर, तो ध्यान से सुनिएगा। किसी भी बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन एक्ट होने के लिए सबसे पहले दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होने चाहिए। अब यहां पे देखिएगा, हमने एक रोड बना दिया। चलिए, हमने एक रोड बना दिया। अब ये रोड यहाँ पे इस बार जो रहेगा ना बच्चों, वो रफ रहेगा। क्या रहेगा? रफ। अभी तक हमारे पास जो रोड था ना, वो स्मूथ था। क्या था? स्मूथ। अब जो रोड रहेगा वो आपका क्या रहेगा? रफ रहेगा। तो हमने यहाँ पे एक ब्लॉक बना दिया। ठीक है क्या? चलिए, इसमें हम रंग डाल देते हैं। चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा, ये एक ब्लॉक है जिसकी मास m होगा। ठीक है ना? एक ब्लॉक है जिसकी मास क्या होगा? m होगा। चलिए, और यहाँ पे ये जो सरफेस है ना, इस पर यहाँ पे सरफेस रफ हो गया। सरफेस क्या हो गया? रफ हो गया। क्लियर है? ओके सर। अब ध्यान सुनिएगा, यहां पे एक ब्लॉक और एक रोड है। सपोज ये रोड हुआ, और इस रोड के ऊपर एक ब्लॉक है जो कि रखा हुआ है। क्लियर है? ओके सर। अब हमें ये बताओ, यहां पे दो सरफेस तो कांटेक्ट में हो गए, लेकिन क्या फ्रिक्शन लगेंगे? नहीं लगेंगे। लेकिन सर आपने तो बताया कि फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है। यस बच्चों, फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है, नो डाउट। दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में रहेंगे तभी फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे, अदरवाइज नहीं लगेंगे। ओके सर, हमने मान लिया कि दो सरफेस कांटेक्ट में है, लेकिन यहां पे तो किसी भी टाइप का फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या किया, ये इस ब्लॉक के ऊपर हमने एक फोर्स लगाया। ठीक है क्या? हमने इस ब्लॉक के ऊपर क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया। ठीक, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। अब जब इस ब्लॉक के ऊपर हमने फोर्स लगा दिया, लेकिन ये ब्लॉक अभी भी रेस्ट पे ही है। यहां पे हमने एक फोर्स लगाया, लेकिन ब्लॉक आपका रेस्ट पे है। ब्लॉक आपका क्या है? रेस्ट पे है। मेरी बात पे फोकस कीजिएगा। यहां पे हमने फोर्स लगाया, लेकिन ब्लॉक अभी भी क्या है? रेस्ट पे है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ना, जो ब्लॉक है वो अभी भी किस पे है? एट रेस्ट पर। अब नेट रेस्ट पर का मतलब क्या हो गया बच्चों? नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर आपका एक फोर्स इधर है और ब्लॉक को रेस्ट पे रखा हुआ है, तो इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स तो लगा होगा, जो कि इस फोर्स को क्या कर रहा होगा? कैंसिल आउट कर रहा होगा। तो इधर ध्यान सुनिएगा, इस फोर्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा होगा, और इस फोर्स को हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल एफ इक्वल टू जीरो। क्यों? रेस्ट पे, यानी एक्सीलरेशन जीरो, तो एफ इक्वल टू एफ। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इससे पहले हम लोग क्या पढ़ते थे कि यहाँ पे कोई ब्लॉक है, ये रोड है, और यहाँ पे कोई ब्लॉक है, इसके ऊपर एक फोर्स एफ लगता है, तो इस ब्लॉक के पास एक्सीलरेशन आ जाता था ए, और ये ए जो होता था फोर्स बाय मास हो जाया करता था। राइट? यहाँ पे जो नेट फोर्स होता था। ओके सर, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे तो ब्लॉक एक्सीलरेट कर जाता था। एक्सीलरेट इसलिए कर जाता था बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस है वो स्मूथ था, लेकिन यहाँ पे सरफेस आज रफ है। सरफेस क्या है? रफ। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक किधर गया? आगे गया। राइट? लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक आगे नहीं गया। हाँ, जाने की कोशिश कर रहा होगा, गया नहीं है, मगर जाने की कोशिश कर रहा होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, हम इसके ऊपर और फोर्स के अमाउंट बढ़ाते जाएंगे,
तो ये तो स्वाभाविक बात है कि ब्लॉक एक्सीलरेट करेगा। हाँ सर, ब्लॉक एक्सीलरेट करेगा। तो ब्लॉक का जो सरफेस है, ध्यान सुनिएगा, ब्लॉक का जो सरफेस है इस तरीके से, ध्यान सुनिएगा, अगर यहां पे हम फोर्स के अमाउंट बढ़ाते जाएंगे तो ये ब्लॉक किस तरीके से, इस तरीके से एक्सीलरेट करेगा क्या? अगर हम फोर्स इंक्रीज करते चले जाएंगे, यहाँ पे जो एफ है इस फोर्स को हम इंक्रीज करते चले जाएंगे, तो क्या लगता है आपको, ये ब्लॉक एक्सीलरेट नहीं करेगा? यस, बिल्कुल करेगा। जब ये ब्लॉक एक्सीलरेट करेगा इसका मतलब क्या हुआ, इस सरफेस के रिस्पेक्ट में इसका सरफेस आगे गया, राइट? इस रोड के रिस्पेक्ट में इसका सरफेस आगे गया, इसका मतलब इसका सरफेस और रोड के सरफेस के बीच में एक रिलेटिव मोशन हो गया। क्या हो गया? रिलेटिव मोशन हुआ। और इसी रिलेटिव मोशंस को अपोज करने वाला फोर्स का नाम क्या था? फ्रिक्शन। क्या? फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है क्या? इसी रिलेटिव मोशंस को अपोज करने वाले फोर्स का नाम क्या था? फ्रिक्शन था। क्लियर है क्या? ओके सर, तो ध्यान सुनिएगा। अब यहां पे इसे हटाओ, इसे हटाओ, चलिए। तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट रेस्ट हमारे पास नेट फोर्स 0, तो ये हमारा फ्रिक्शंस का काम करेगा। ए भाई, ये आपका फ्रिक्शंस का काम करेगा। लेकिन अभी जरा और ध्यान समझिएगा, अभी और जरा ध्यान समझिएगा। आपको क्या लगता है कि किसी भी फोर्स पर ब्लॉक एक्सीलरेट कर जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी फोर्स पर ब्लॉक एक्सीलरेट नहीं करेगा। हमने स्टार्टिंग में फोर्स F लगाया, ब्लॉक एक्सीलरेट नहीं किया। कुछ और फोर्स बढ़ाया, फिर भी बॉडी एक्सीलरेट नहीं किया। कुछ और फोर्स लगाया, फिर भी बॉडी एक्सीलरेट नहीं किया। एक ऐसा फोर्स आया जहां पे बॉडी जो होगा वो चलने की कोशिश में आ गया, मतलब कि जस्ट चल देगा, अब जस्ट चल देगा, यानी थोड़ा सा भी और अगर आप फोर्स बढ़ा दोगे तो बॉडी चल जाएगा। क्या ऐसा सिचुएशन नहीं समझते हो? ध्यान सुनना। अब यहां पे देखना जरा ध्यान से, यहां पे हमारे पास एक बुक है, ओके। अब यहां पे हमने क्या किया, इस ब्लॉक को रख दिया, हमने फोर्स लगाया, बॉडी नहीं चला, फोर्स लगाया, बॉडी नहीं चला, फोर्स लगाया, बॉडी नहीं चला। अब देखिए, अब ये जस्ट चलने वाला है, जस्ट चलने वाला। तो जस्ट चलने वाला फ्रिक्शन अलग होता है, और जब चल लेगा ना बॉडी, उसकी फ्रिक्शन अलग होता है। तो ध्यान सुनिएगा अब यहां पे, ध्यान सुनिएगा अब यहां पे हमारा फोर्स F हुआ, यहां पे फ्रिक्शन हो गया, ठीक है क्या? ओके। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे हमने सपोर्टेड 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, और बंदा अभी भी रेस्ट पे है, बंदा अभी भी रेस्ट पे है, तो ये आपका 5 न्यूटन रहेगा, ठीक है क्या? इसका मतलब बंदा अभी भी क्या है? रेस्ट पर है। ओके, क्लियर है क्या? ओके सर। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान सुनिएगा, यहां पे हमने 10 न्यूटन लगा दिया, यहां भी 10 न्यूटन, फ्रिक्शन भी अभी भी ये रेस्ट पे है। क्लियर? ओके सर। हमने 15 न्यूटन लगाया, यहां भी 15 न्यूटन, बंदा अभी भी क्या है? रेस्ट पर है। लेकिन अगर जैसे हम 16 न्यूटन लगा दिए ना, जैसे ही हम 16 न्यूटन लगा दिए, यहां भी 16 न्यूटन आया, लेकिन अब ये जस्ट चलने वाला हो गया, जस्ट बिगिंस टू मूव, ठीक है, जस्ट चलने वाला हो गया। लेकिन जैसे ही आप 16.1 या फिर 17 या फिर 18 इससे ज्यादा फोर्स लगा दोगे ना, तो अब जो होगा ये फ्रिक्शन अलग हो जाएगा, और यहां पे बॉडी मूव कर जाएगा, यहां पे बॉडी क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। अब यहां पे फ्रिक्शंस का वैल्यू अलग हो जाएगा, और बॉडी क्या हो जाएगा? मूव कर जाएगा। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। जब तक बॉडी रेस्ट पर था, जितने फोर्स पर बॉडी रेस्ट पे था, उस टाइम तक के फ्रिक्शंस का नाम हम लोग देते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या देते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन नाम देते हैं, ठीक है क्या? और जिस फोर्स पर बॉडी जस्ट चलने वाला हो गया, जस्ट चलने वाला हो गया, मतलब कि हमने यहां पे 10, 5, 10, 15, 16 यानी कि 16 न्यूटन पे हमने लगा दिया, तो जस्ट बॉडी चलने वाला हो गया, यानी कि बॉडी अब रेस्ट की अवस्था को छोड़ करके, रेस्ट स्टेट को छोड़ करके वो मोशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जिस टाइम तक ये बॉडी रेस्ट पे रहा वो स्टैटिक,
और जितने फोर्स पे वो चलने की कोशिश कर देगा पूरी तरीके से, वो फोर्स आपका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम स्टैटिक। और जहां पे बॉडी चल दिया वो फ्रिक्शन आपका काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है। ये तो चीज आपको आता होगा, राइट, है ना। जहां पे बॉडी रेस्ट पे था वो स्टैटिक, जहां पे बॉडी जस्ट चलने वाला वो मैक्सिमम स्टैटिक या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, आगे हम बता देंगे। और जहां पे बॉडी चल ही देगा वो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम? ओके, अब ध्यान सुनिएगा मेरी बात। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फ्रिक्शन ना, हमारे पास जो फ्रिक्शन हुआ वो दो तीन टाइप के हो गया, एक स्टैटिक, एक मैक्सिमम स्टैटिक और एक काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब इन सभी के बारे में जानते हैं। यहां पे ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन बॉडी के ऊपर तब तक रहेगा जब तक बॉडी रेस्ट पे रहेगा। ध्यान सुनिएगा मेरी बात। स्टैटिक फ्रिक्शन किसी भी बॉडी के ऊपर कब तक लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बॉडी के ऊपर तब तक लगेगा जब तक बॉडी रेस्ट पे रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे कोई पूछेगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो आपको कहना होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं होता, बल्कि एक फिक्स रेंज में वो वेरी करता है। इसका मतलब अगर आप यहां पे देखो, अगर आप यहां पे देखो तो 5 न्यूटन भी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा, 6 न्यूटन भी कहलाएगा, 7 न्यूटन भी कहलाएगा। यानी 5 और 5 से पहले 1 2 3 4 जो भी था ना, वो सारे के सारे आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा अप टू 15 न्यूटन तक, अप टू 15 न्यूटन तक। क्लियर है क्या? यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता। याद रखिएगा मेरी बात, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, बल्कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स होता है। क्या होता है? सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स होता है। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो आपका सेल्फ एडजस्टेबल होता है। क्या होता है? सेल्फ एडजस्टेबल होता है। याद रखेंगे मेरी बात, सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, इसकी कोई फॉर्मूला नहीं होता। अगर आपने 6 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स 6 न्यूटन का हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर 7 न्यूटन का लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 7 न्यूटन का हो जाएगा। बॉडी जब तक रेस्ट पे रहेगा तब तक आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा। याद रखिएगा। आप ध्यान सुनिएगा। अब जैसे ही, यानी इसका कोई फोर्स, इसका कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आप 15 न्यूटन के बाद आप 16 न्यूटन लगा दिए तो 16 न्यूटन पे बॉडी क्या हुआ? जस्ट बिगिंस टू मूव हो गया, यानी बॉडी जस्ट चलने वाला हो गया। इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन कहलाएगा वो आपका कहलाएगा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो क्या सर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला हो सकता है? यस। यानी कि कोई भी बॉडी के ऊपर हम मैक्सिमम कितना फोर्स लगाएं ताकि वो स्टैटिक वाले कंडीशंस को छोड़ करके वो मोशन वाले कंडीशन में बॉडी आ जाए, ये आप निकाल सकते हो। ध्यान सुनिएगा, किसी भी बॉडी के ऊपर हम कितना मैक्सिमम फोर्स लगाएं ताकि वो अपना स्टेट वाला अवस्था को, अपना स्टेट वाले पार्ट को छोड़ करके वो मोशन वाले पार्ट में आ जाए, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इसकी फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो ध्यान सुनिएगा मेरी बात। तो यहां पे हमारे पास ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हुआ इसी का मैक्सिमम, ठीक है ना, यानी कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग, ठीक है ना, क्या बोल देते हैं इसी को? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। प्यारे बच्चों ध्यान सुनिएगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो हुआ ये वो फोर्स हुआ जिस फोर्स पे बॉडी जस्ट चलने वाला होगा, ठीक है। अब इसकी फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? ध्यान सुनिएगा, बहुत सिंपल है। इसकी फॉर्मूला जो होगा एफ इज मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम स्टैटिक, एस मतलब स्टैटिक, एफ मतलब फ्रिक्शन, यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो कितने के इक्वल होता है? तो बहुत सिंपल है, ध्यान सुनिएगा। स्टैटिक, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, इवन फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल होता है। क्या होता है? नॉर्मल। यानी कि यहां पे जो नॉर्मल लग रहा होगा, ध्यान सुनिएगा, यहां पे जो नॉर्मल लग रहा होगा
यहां पे जो नॉर्मल लग रहा होगा, है ना, यहां पे जो नॉर्मल लग रहा होगा, नॉर्मल, ठीक है, और यहाँ पे सरफेस रफ होगा, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? म्यू। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, एक म्यू एस हो सकता है और म्यू के होगा। हम बताएंगे आगे क्या क्या होता है जो, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, जो स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ यानी कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो फोर्स हुआ वो आपका नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को आप हटाओगे तो यहां से आ जाएगा एफ एस मैक्सिमम जो आएगा आपका, एफ एस मैक्सिमम जो आएगा वो आ जाएगा म्यू एस इंटू में एन। अब म्यू एस क्या हुआ प्यारे बच्चों, ध्यान सुनिएगा, अभी तक इस सिचुएशन में बॉडी चला नहीं है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अभी तक बॉडी चला नहीं है बल्कि चलने की कोशिश कर दिया है पूरी तरीके से, कि इसके बाद थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ाओगे, पॉइंट में भी फोर्स बढ़ाओगे तो बॉडी चल देगा। बॉडी क्या कर देगा? चल देगा। अब ध्यान सुनिएगा मेरी बात, तो यहां से जो म्यू एस है ना, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यस, यानी कि जो म्यू एस आया हमारा वो क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे आते हैं, जब बॉडी चल देगा तब का जो फ्रिक्शन होगा वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा आपका, आप कहोगे सर ये भी सेल्फ एडजस्टेबल होता है? नहीं नहीं, ये सेल्फ एडजस्टेबल नहीं होता। इसका मतलब जितना फोर्स लगाओगे उतना ही काइनेटिक मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। और दूसरी बात, काइनेटिक जो होगा आपका मैक्सिमम स्टैटिक से कम होता है। क्या होता है? कम होता है, याद रखिएगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी जो होगा वो आपका इसी के जैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, लेकिन यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद जो कांस्टेंट आएगा वो म्यू के होगा, और म्यू के होगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है क्या? म्यू के क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है क्या? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इज इट क्लियर? ओके सर। आपको ज्यादातर, ध्यान सुनिएगा, आपको ज्यादातर क्वेश्चंस में म्यू एस और म्यू के का वैल्यू स्पेशली गिवन रहेगा, कि जो क्वेश्चंस आप बना रहे हो उसमें आपको क्लियर मेंशन किया हुआ रहेगा कि भैया यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शंस का कोफिशिएंट यानी म्यू एस का वैल्यू इतना है और म्यू के का वैल्यू इतना है, और म्यू के का वैल्यू हमेशा म्यू एस से छोटा रहेगा। ध्यान सुनिएगा, ऑलवेज, ठीक है ना, म्यू एस जो होगा वो हमेशा ज्यादा होगा किससे? म्यू के से, या फिर इक्वल हो सकता है, लेकिन कभी भी म्यू एस छोटा नहीं होगा किससे? म्यू के से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो हुआ, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो आपका काइनेटिक फ्रिक्शंस के या तो इक्वल होंगे या तो उससे ज्यादा होंगे, मगर कभी भी काइनेटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी जब बॉडी एक बार चल देता है ना तो फ्रिक्शन कम जाता है, बॉडी को चलाने में डिफिकल्ट है, लेकिन जब बॉडी एक बार चल देता है तो उसको चलाना आसान होता है। कभी आपने गाड़ी को धक्का नहीं दिए हो? गाड़ी को धक्का दिए हो कभी जिंदगी में? है ना, इतनी बड़ी जिंदगी हो गई, कभी गाड़ी को धक्का नहीं दिए हो? ओके, जब गाड़ी को धक्का देते हो तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब वो हल्का हल्का चलना स्टार्ट कर देता है ना तो उसको धक्का देना, उसको पुश करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है क्या? ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो एफएस मैक्सिमम जो है बच्चों, एफएस मैक्सिमम वो आपका ज्यादा होगा या इक्वल होगा किससे? काइनेटिक फ्रिक्शन से। क्लियर है क्या? इस पे ग्राफ आ जाता है, ठीक है, इस पे ग्राफ आ जाता है, देखिए ना ध्यान से, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमने क्या किया? ग्राफ बनाया, यहाँ पे हमने एफ एक्सटर्नल फोर्स का रख दिया और यहाँ पे हमने फ्रिक्शन रख दिया। ठीक है क्या? यहाँ पे हमने क्या रख दिया? फ्रिक्शन रख दिया। ठीक, ओके। स्टैटिक नेचर में
स्टैटिक नेचर में क्या था सर? स्टैटिक नेचर में था कि जितना आप फोर्स लगाओगे उतने स्टैटिक फ्रिक्शन मिलेगा, क्योंकि बंदा रेस्ट पे था। जब बंदा रेस्ट पे रहेगा तो जितना आप फोर्स लगाओगे उतना ही फोर्स से अपोज कर देगा सरफेस, तो आपका क्या हो जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ इस तरह की ग्राफ आपको मिलने वाला है स्ट्रेट लाइन का, है ना। पहले तो स्ट्रेट लाइन का मिलेगा, यहां से ध्यान सुनिएगा, भाई ऐसा हो, देखना जरा ध्यान से। ये जो पॉइंट आया है, ये जो पॉइंट आया, ये आपका एफ एस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एफ एस कहलाएगा, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद का ये जो थोड़ा सा जो रीजन आपको और दिख रहा होगा ना, ये थोड़ा सा जो रीजन होगा, ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका एफ एस मैक्सिमम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एफ एस मैक्सिमम। ये जो पॉइंट आएगा ये आपका एफ एस मैक्सिमम कहलाएगा, एफ एस मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है क्या? ओके। अब इसके बाद मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम जाएगा, थोड़ा सा कम जाएगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब इस तरीके से हो जाएगा, इसका मतलब इस तरीके से होगा। हम थोड़ा सा कलर चेंज कर दें क्या? नहीं, रहने देते हैं। यहां के बाद ग्राफ आपको थोड़ा सा नीचे आएगा, है ना, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है क्या? फिर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये वाला जो रीजन आया, काइनेटिक फ्रिक्शंस का रीजन आ गया। किसका आ गया? काइनेटिक फ्रिक्शंस का रीजन आया। ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शंस का रीजन आ गया। ठीक है क्या? ये आपका स्टैटिक का आ गया, और ये थोड़ा सा जो पार्ट था ये आपका मैक्सिमम स्टैटिक वाला पार्ट आ गया। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ध्यान सुनेंगे। यानी कि ये वाला जो पोर्शन आएगा आपका, ये जो पोर्शन आएगा ये आपका आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शंस का। किसका आ जाएगा? काइनेटिक का आ जाएगा। क्लियर है? क्या कोई प्रॉब्लम है? बताना जरा ध्यान से। ठीक है, चलिए। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं? तो यहां से देखना, ये थोड़ा सा और ऊपर भी रहेगा, ठीक है ना। यानी कि ध्यान सुनिएगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से नीचे आएगा ग्राफ, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से नीचे आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर आपका फिक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग ग्राफ वेरी करेगा। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ओवरऑल ग्राफ हमारा ये रहेगा, किसके बीच? फ्रिक्शन फोर्स और आपका एक्सटर्नल फोर्स के बीच में हमारा ग्राफ इस तरीके का रहेगा। पहले मैक्सिमम तक जाएगा, फिर थोड़ा सा कम करके काइनेटिक फ्रिक्शन में आ जाएगा। वैसे आप इसको हटा सकते हो, इसको आप हटा सकते हो। चलो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, चलो ठीक है, चलो ठीक है। आप स्टैटिक को हटा दो, छोड़ दो स्टैटिक को। मैक्सिमम स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शंस के बीच का ग्राफ हमारा ये होगा। क्लियर है? आगे चले? यस, आगे चलते हैं। अब हमारे पास इससे ज्यादा फ्रिक्शंस में कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। अब क्या करेंगे तो? अब क्या करेंगे तो बस इसी का एप्लीकेशंस और इसी का यूज करके पूरा क्वेश्चंस बनाएंगे, और हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हाँ, एक और छोटे से चीज आएगा आपका, एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। छोटी छोटी टर्म आएगा आपको, फिर हमारे पास आगे इसमें कुछ है ही नहीं। चलो तो अब अपना क्वेश्चंस की ओर मूव कर जाते हैं। अब सबसे पहले छोटे से क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान सुनना। हमने यहाँ पे एक छोटी सी, यहाँ पे म्यू एस और म्यू के का वैल्यू लिया है 0.3 और 0.2, राइट। कभी कभी आपके सामने ऐसे भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ध्यान सुनिएगा। कभी कभी आपके सामने ऐसे भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं जहां पे केवल म्यू का एक ही वैल्यू होगा, म्यू का केवल और केवल एक ही वैल्यू होगा। जब म्यू का केवल और केवल एक ही वैल्यू रहेगा तो वैसे कंडीशंस में आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप उसे म्यू एस और म्यू के काउंट कर लीजिएगा। हमने क्या बोला? कभी कभी आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जहां पे म्यू का वैल्यू केवल और केवल एक रहेगा, क्वेश्चंस में मेंशन नहीं रहेगा कि म्यू एस है या म्यू के। वैसे केसेस में आपको क्या करना है, क्वेश्चंस के अनुसार उसे म्यू के और म्यू एस में यूज कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। बट यहाँ पे हड़बड़ाने की बात नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। अब जरा देखो ध्यान से, क्या कहता है? फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स एंड काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है।
ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब एक 10 केजी का ब्लॉक एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है। ओके सर, अब 10 केजी के ब्लॉक रफ सरफेस पे रखा हुआ है, उस रफ सरफेस की स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है, 0.3 है। और जब बॉडी चल देता है, अच्छा ये बताओ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा उसकी डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। क्यों? हमने फ्रिक्शन को क्या किया, म्यू इंटू एन किया। एन क्या था, नॉर्मल, और नॉर्मल भी क्या होता है, फोर्स। तो फोर्स का यूनिट डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू तो 1 आ जाएगा, और 1 जो कि नंबर है, और नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, दैट मींस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो फ्रिक्शनलेस होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शंस का मतलब क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शंस का मतलब होता है एफएस मैक्सिमम, राइट। एफएस मैक्सिमम, एफएस मैक्सिमम क्या होता है, म्यू एस इंटू में एन, म्यू एस इंटू में एन। म्यू एस का वैल्यू क्या है, 0.3। नॉर्मल कितना होगा, नॉर्मल कितना होगा, ऊपर में नॉर्मल जाएगा, नीचे में एमजी आएगा, नीचे में क्या आएगा, एमजी आ जाएगा, है ना। तो नॉर्मल एमजी को बैलेंस कर लेगा, एम इंटू जी। तो यहाँ पे 0.3 और एम और जी, एम मतलब 10 यानी कि 100, यानी कि कितना आ जाएगा, 30 न्यूटन आ जाएगा। कितना न्यूटन, 30 न्यूटन। यानी कि कोई 2 साल का बच्चा कहेगा कि हम इसको पुश कर देंगे, पॉसिबल है क्या, नहीं। क्यों, वो 30 न्यूटन का फोर्स लगा नहीं पाएगा, है ना। जब 30 न्यूटन का फोर्स लगा नहीं पाएगा तो फिर आप जैसे बच्चे को जाना पड़ेगा कि हट बच्चा, तू तुझको भी खा पी करके बड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर के तुमसे ये ब्लॉक हिलेगा, अदरवाइज तुमसे नहीं हिलेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर इस ब्लॉक को आपको पुश करना है, मूव करवाना है, तो आपको मैक्सिमम कितना फोर्स देना पड़ेगा, 30 न्यूटन। ये वो फोर्स है जिस फोर्स से पहले तक, ये वो फोर्स है जिस फोर्स से पहले तक ये ब्लॉक रेस्ट पे होगा। अगर हम यहाँ पे ध्यान सुनना मेरी बात, अगर हम यहाँ पे फोर्स लगा दिए, ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे फोर्स लगा दिए, यहाँ पे मैंने फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन का, 20 न्यूटन का, बताओ बंदा रेस्ट पे रहेगा कि चल देगा, बंदा रेस्ट पे रहेगा कि चल देगा। बंदा को चलने के लिए, ब्लॉक को चलने के लिए मैक्सिमम फोर्स कितना चाहिए, 30 न्यूटन। आप लगा कितना रहे हो, 20 न्यूटन, जो कि बंदा हिलेगा तक नहीं, ठीक है क्या। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा हुआ है, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पे आपको काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल लीजिए। एफ के क्या होता है, म्यू के इंटू में एन होता है, तो म्यू के इंटू में एन, म्यू के इंटू में एन। तो म्यू के कितना है, म्यू के आपका 0.2 है, 0.2 है, और आपका एम जी यानी कि 10 इंटू में 10, राइट। ओके, तो यहां से आपका 0.2 इंटू में 10 यानी कि 2 इंटू यानी कि 20 न्यूटन। कितना न्यूटन, 20 न्यूटन। आप कहोगे कि सर अगर हम यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे, कितना न्यूटन का, 20 न्यूटन का, तब तो बंदा चल देगा, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन 20 न्यूटन का हुआ। नहीं बच्चा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यानी क्या हुआ, जब तक बंदा रेस्ट पे था तो मैक्सिमम फोर्स 30 न्यूटन का था, इतना रेजिस्ट कर सकता था, उसके पास इतना कैपेसिटी था कि 30 न्यूटन तक के फोर्स को वो कैंसिल आउट कर सकता है। लेकिन जब बंदा एक बार चल देगा तो उसका फ्रिक्शन घट करके 20 न्यूटन पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात, समझ में आ रहा है क्या मेरी बात। अब ध्यान सुनना यहाँ पे इसी क्वेश्चंस में 20 न्यूटन पे बंदा नहीं चलेगा, चलने के लिए 30 न्यूटन चाहिए। हम यहाँ पे दे दिए कितना न्यूटन, हम यहाँ पे कितना दे दिए, 40 न्यूटन दे दिए। कितना दे दिए, 40 न्यूटन दे दिए। सपोज दैट यहाँ पे हमने 40 न्यूटन का फोर्स दे दिया। अब हम आपसे पूछ दिया कि यहाँ पे बताओ एक्सीलरेशन कितना होगा। तो सबसे पहले बताओ 40 न्यूटन पे वो ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा क्या, नहीं। 40 न्यूटन पे ये ब्लॉक चल देगा। 40 न्यूटन पे ब्लॉक इसलिए चल देगा क्योंकि यहाँ पे 30 न्यूटन का फोर्स जरूरत है चलने के लिए, ठीक है ना। ब्लॉक को मोशन में लाने के लिए आपको 30 न्यूटन चाहिए, आपने लगाया कितना, 40 न्यूटन, बंदा चलेगा, यस चलेगा। तो अब यहाँ पे देखना, अगर आपका फोर्स आपका 40 न्यूटन हो गया, तब जो ब्लॉक है ना आपका, जो ब्लॉक है आपका, वो मूव कर जाएगा। क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। अब मूव कर जाएगा तो फाइंड एक्सीलरेशन, फाइंड एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन बता दो एक्सीलरेशन। चलो, हमें मालूम है कि जब ब्लॉक मूव कर जाएगा तब कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा,
काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, यानी ये जो ब्लॉक होगा कुछ इस तरीके से, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे एक्सीलरेशन ए हो गया होगा और इधर पीछे पीछे आपका काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया होगा। कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया होगा तो एक्सीलरेशन के लिए क्या करोगे? नेट फोर्स। नेट फोर्स, इधर का फोर्स आपका 40, इधर का फोर्स 40 और माइनस में एफ के और बाई में मास ऑफ द बॉडी यानी कि 10 और 40 और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा और बाई में 10, 40 माइनस 20, 20 बटा 10 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा आंसर। ठीक है क्या? ये नहीं कि यहाँ पे स्टैटिक वाला पुट कर लीजिएगा, नहीं, ऐसा कभी गलती मत कीजिएगा। ठीक है कि यहाँ पे स्टैटिक वाला नहीं, यहाँ पे काइनेटिक। क्यों? आपको केवल कंपेयर करना होगा यहाँ से कि आपका जो फोर्स है क्या वो इस फोर्स से ज्यादा है। अगर इस फोर्स से ज्यादा है तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक लगेगा। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए, एक्सीलरेशन का मतलब बॉडी चलने लगा होगा, जब बॉडी चलने लगा होगा तो फ्रिक्शन कौन सा? काइनेटिक वाला रेजिस्ट कर रहा होगा यार। ठीक है क्या? ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास कि 100 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है क्या? यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स है, 10 केजी का ब्लॉक है, स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 है और म्यू के का वैल्यू 0.4 है। क्या है? अरे भैया 0.4 ऐसा कैसे? हटाओ इसको। अरे भाई यस 0.4। क्लियर है क्या? फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन आपसे पूछ लिया तो सबसे पहले अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको बहुत ही शांत रह करके, माइंड को शांत रख करके आपको ये सोचना है कि क्या ये ब्लॉक चल भी पाएगा कि नहीं चल पाएगा। तो चलेगा कि नहीं चलेगा ये कौन डिसाइड करेगा? ब्लॉक चलेगा, ब्लॉक नहीं चलेगा, ये आपका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स डिसाइड कर देगा। अगर आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इससे ज्यादा आ गया, इससे ज्यादा आ गया मतलब ब्लॉक नहीं चलेगा। अगर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू इस 100 न्यूटन से कम आ गया मतलब बॉडी चल देगा। तो अब देख लो यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लेंगे कि एफ एस मैक्सिमम क्या आ रहा है। एफ एस मैक्सिमम हमारे पास आएगा म्यू इंटू में एन। अब म्यू क्या होता है? यहाँ पे क्या है दिया हुआ? 0.5 दिया हुआ है और एन यानी कि नॉर्मल। नॉर्मल जो कि आपका क्या हो जाएगा? ऊपर में जाएगा नॉर्मल। ठीक है क्या? नॉर्मल और नीचे में आपका आएगा एम जी, है ना? तो ये एन इक्वल टू एम जी यानी कि यहाँ से आ जाएगा एम जी, राइट? ओके। अब यहाँ पे देखना 0.5 और यहाँ पे एम इंटू में जी यानी कि 100 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन आ जाएगा। अब ध्यान सुनिए मेरी बात, ये जो 10 केजी का जो ब्लॉक है, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शंस का जो वैल्यू 0.5 था, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको कंपेयर करने के बाद मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद ओवरऑल जो रिजल्ट आ रहा है स्टैटिक फ्रिक्शंस का, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शंस का, वो 50 न्यूटन का आ रहा है। कितने न्यूटन का आ रहा है? 50 न्यूटन का आ रहा है। अब ये 50 न्यूटन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्लॉक था वो 50 न्यूटन तक के फोर्स को वो रेस्ट पे रख सकता था, कैंसिल आउट कर सकता था, लेकिन यहाँ पे लगा कितना दिया? 100 न्यूटन का लगा दिया। जब 100 न्यूटन का लगा दिया इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? हियर आपको इतना एग्जाम में थोड़ी लिखना होता है, एग्जाम में इतना भी मत लिखिएगा, इतना करने की भी जरूरत नहीं होता है। क्या करना है आपको? 0.5 है एंटो में 100 यानी कि 50 न्यूटन का फ्रिक्शन इसके ऊपर, यानी कि 50 न्यूटन तक के फोर्स को ये कैंसिल आउट कर सकता था, लेकिन यहाँ पे लगा कितना दिया? 100 न्यूटन का। इसका मतलब बॉडी एक्सीलरेट कर जाएगा, यानी कि जो बॉडी है ना, जो ब्लॉक है आपका वो एक्सीलरेट कर जाएगा, एक्सीलरेट कर जाएगा। अगर एक्सीलरेट कर जाएगा तो निकाल लो एक्सीलरेशन। कैसे निकालोगे? इधर का फोर्स 100 और अपोजिट वाला फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। हाँ सर, बाय में टोटल मास यानी कि 10, तो एक्सीलरेशन आपका हो जाएगा 100 और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा 40 का। कितना का? 40 का। यकीन नहीं है तो निकाल लो। एफ के आपका हो जाएगा म्यू के इंटू में एन। म्यू के आपका क्या दिया हुआ है? 0.4, नॉर्मल आपका 100 यानी कि 40 न्यूटन। तो 100 माइनस 40 बाई में 10 यानी कि 100 माइनस 40 60 बाई 10 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से वो एक्सीलरेट करेगा। क्लियर है क्या? बताओ क्लियर है? यानी ब्लॉक 6 मीटर
देखेंगे अब ये क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे एक सरफेस पे ब्लॉक है जिसकी मास 10 केजी है और एक स्ट्रिंग के सहारे यहाँ पे 2 केजी का ब्लॉक हैंगिंग है। ओके, यहाँ पे कहता है फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, यानी कि इस सिस्टम का एक्सीलरेशन और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप हुआ है वो आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि क्या ये सिस्टम मूव कर भी पाएगा कि मूव नहीं करेगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखना, यहाँ पे 10 केजी का जो ब्लॉक है इसे मूव में लाने के लिए, इसे मोशन में लाने के लिए आपको यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स कितना चाहिए था, कितना मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आया था। देखो यहाँ पे कितना आया था आपका, 50 न्यूटन आया था। कितना न्यूटन आया था, 50 न्यूटन। यहाँ पे देखना, यानी कि सर यहाँ पे एफएस मैक्सिमम की अगर बात करते हैं, एफएस मैक्सिमम इसे मूव करने के लिए यहाँ पे 50 न्यूटन चाहिए था। कितना, 50 न्यूटन। ओके, यहाँ पे किसी भी तरीके से अलग से फोर्स नहीं है, जो भी है इस ब्लॉक को, इस सिस्टम को मूव करवाने के लिए ये जब वर्टिकली नीचे जाएगा तो ये आगे जाएगा। यहाँ पे कितना लगेगा, 2g यानी कि 20 न्यूटन। अब देखना यहीं पे इस एंड पे ओवरऑल कितना फोर्स है, 20 न्यूटन। कितना है, 20 न्यूटन। अब बताओ इस पूरे सिस्टम पे मोशन में लाने के लिए कितना फोर्स चाहिए, 20 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन लग रहा है। और केवल इसको मोशन में लाने के लिए कितना चाहिए, 50 न्यूटन चाहिए। क्या सिस्टम मूव कर पाएगा, नहीं। इसका मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है वो 20 न्यूटन है और इसको खुद चाहिए 50 न्यूटन का, तो बनता नहीं चलेगा, एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। और एक्सीलरेशन 0 होते ही टेंशन किसके बराबर हो जाएगा, टेंशन आपका 2g यानी कि 20 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? ओके सर। अब यहाँ पे हम आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, जैसे सपोज दैट यही सेम क्वेश्चंस है, ठीक है, क्वेश्चन आपका सेम है, ठीक, ओके। लेकिन इसमें हम कुछ चेंज किया। चेंज ये किया कि यहाँ पे जो 2 केजी है ना, इसको 6 केजी कर दो। कितना कर दो, 6 केजी। अब क्या होगा, क्या बॉडी चलेगा? ध्यान से सुनना मेरी बात। एक पॉइंट हम आपको बताते हैं, वो याद रखिएगा, वो याद रखिएगा। यहां पे इस डायरेक्शन में, यहां पे ये ध्यान सुनिएगा, ये ब्लॉक नीचे जाने की कोशिश करेगा तो किधर जाएगा, आगे। तो राइट साइड की बात नहीं कर रहे हैं, जिधर फ्रिक्शन लग रहा है ना उस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा ना उस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। उस डायरेक्शन में अगर टोटल फोर्स यहां वाले फोर्स से, अब यहां पे हमारे पास 2g नहीं रहेगा भैया, अब तो यहाँ पे 6g हो जाएगा, जो कि 60 न्यूटन हो जाएगा। यहां वाले फोर्स से अगर ज्यादा हो गया इधर, तो बॉडी इधर एक्सीलरेट करेगा। समझ में आ रहा है क्या? सपोज दैट इधर भी हम खींच दिए, इधर हम खींच दिए, जब इधर हम खींच दिए तो बॉडी इधर एक्सीलरेट कर जाएगा। लेकिन अभी ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे इस वाले ब्लॉक के ऊपर हम इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा रहे। लगा रहे हैं क्या? नहीं लगा रहे, नहीं लगा रहे। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम 50 न्यूटन होगा। लगा कितना रहे हो, 60 न्यूटन। यानी कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है ना उससे ज्यादा लगा रहे हो क्या? हाँ, तब बॉडी मूव कर जाएगा। ये याद रखिएगा कि अगर यहाँ का मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स से ज्यादा यहाँ का फोर्स मिल जाएगा तो सिस्टम मूव कर जाएगा। सिस्टम क्या करेगा? मूव करेगा। अब सिस्टम अगर मूव करेगा तो ध्यान से सुनना है, यहाँ पे इधर, यहाँ सिस्टम मूव कर जाएगा तो यहाँ पे एक्सीलरेशन आ जाएगा। और जैसे ही एक्सीलरेशन आ जाएगा तो फ्रिक्शन, जैसे एक्सीलरेशन आ जाएगा तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या होता है, नेट पुलिंग फोर्स, जो कि 60, और माइनस में अपोजिट, तो माइनस इधर वाला फोर्स लोगे तो इधर वाला फोर्स कौन लोगे, एफ के लोगे। तो एफ के यानी काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बताना। काइनेटिक फ्रिक्शन आपका 40 न्यूटन आया था। कितना आया था? 40 न्यूटन। तो 60 माइनस 40 बाय में टोटल मास 10 और 6 यानी कि 16, 60 माइनस 40 यानी कि 20 बाय में 16, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप डिवाइड कर दो तो 10/8, 4 से कटेगा क्या, 5 और 4, 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये आपका आंसर आ रहा है। अब टेंशन भी निकाल सकते हो आप, है ना। अब आप यहाँ पे टेंशन भी निकाल सकते हो, टेंशन भी निकाल सकते हो। टेंशन कैसे हो जाएगा, ऊपर नीचे का फोर्स आपका 60 मान लेते हैं, ये नीचे जा रहा है और ये आगे आ रहा है, ठीक है क्या। ओके सर, तो यहाँ से हमारे पास t इक्वल टू 60 आ गया। नहीं नहीं, t इक्वल टू 60 कहाँ से आएगा ये, सॉरी। यहाँ से 60 माइनस में टेंशन t इक्वल टू मास हमारा 6 और एक्सीलरेशन आ गया 5/4 का, ठीक है क्या। तो 60, ये फैक्टर इधर आ जाएगा, ये उसे उड़ा दो, 2 से तो 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 5 3 15 बाई में 2 इक्वल टू टेंशन t। तो t आपका आ जाएगा 60 माइनस में 15, 60 माइनस में 15 बाई में 2। अरे भैया क्यों ऐसे कर रहे हो 60 माइनस, हाँ सही है ना, 60 दूनी 120 हो जाएगा, 120 माइनस में 15, ठीक है, 120 माइनस में 15 यानी कि 105 बाई में 2 इतना न्यूटन आ जाएगा, ठीक है क्या, इतना न्यूटन आएगा। अब 105 बाई 2 देखो कितना आ जाएगा, 105 बाई 2 की अगर बात करें तो लगभग आपका 52 न्यूटन आ रहा है। कितना न्यूटन आ रहा है, 52 न्यूटन आ रहा है। अब देखो जब लगभग 52 न्यूटन आ रहा है, जो कि इससे ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ का जो फ्रिक्शन फोर्स है, उस यहाँ का जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, क्या उससे ज्यादा नहीं आ रहा है। हाँ सर, उससे ज्यादा आ रहा है। अगर उससे ज्यादा आ रहा है तब तो भाई बॉडी मूव करेगा ना, याद रखिएगा ये बात, नहीं तो आपको फंसा देगा। ध्यान से, यहाँ पे हमने किया क्या, 100 न्यूटन का फोर्स है, कोफिशिएंट ऑफ म्यू का वैल्यू 0.3 दे दिया। फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन, एक्सीलरेशन और टेंशन आपसे पूछ लिया। अब यहाँ पे देखना म्यू है, केवल यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि आपका म्यू एस है या म्यू के है, म्यू एस है या म्यू के, ये आपको नहीं कह रहा है। जब म्यू एस म्यू के नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं कि बॉडी इधर एक्सीलरेट करेगा, हम लोग मान लेते हैं कि बॉडी इधर एक्सीलरेट करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 100 न्यूटन का है, यहाँ पे लगेगा कितना, 20 न्यूटन का। तो चलो भाई ये ऊपर इस बार एक्सीलरेट करवा देते हैं, यहाँ पे टेंशन टी हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन हमारा क्या हो जाएगा, टी। ओके, अब नेट पुलिंग फोर्स क्या होता है, सॉरी एक्सीलरेशन क्या होता है, नेट पुलिंग फोर्स बाय में टोटल मास। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना हो जाएगा, 100 इधर, तो 100, और यहाँ पे देखना, यहाँ पे इसका कितना आ जाएगा म्यू के, यानी कि ये आपका म्यू के फॉर्म यूज कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका एफ के जो आ जाएगा आपका, वो क्या आ जाएगा, म्यू इंटू में एन। तो म्यू आपका 0.3 इंटू में यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, ये 3 इंटू में 10, 3 इंटू में 10 यानी कि 9 न्यूटन का फ्रिक्शन आ जाएगा। तो 100 माइनस में 9, और तो फ्रिक्शन इधर लग गया होगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा, हाँ। और यहाँ पे एक्सीलरेशन, या फिर यहाँ पे आपका 20 आ जाएगा नीचे में, और बाय में टोटल मास, तो 3 और 2 5, तो एक्सीलरेशन आपका आ जाएगा 100 माइनस 9 माइनस में 20, यानी कि आपका आ जाएगा 71/5, 71/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है क्या। अब आप टेंशन भी निकाल सकते हो, टेंशन निकालने के तो बहुत सिंपल सा चीज है, पहले जैसे आप निकाल सकते हो, है ना। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा क्या बताना, ये 2 kg का ब्लॉक है, हाँ, नीचे में आ जाएगा 20, ऊपर में मालूम नहीं टेंशन कितना आएगा, एक्सीलरेशन ऊपर आ रहा है, तो यहाँ से आप लिखना क्या कि t माइनस में 20 इक्वल टू मास आपका 2 और एक्सीलरेशन आ रहा है 71/5, तो टेंशन इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस में ये आपका कितना हो जाएगा 142, 70 दूनी 40, 142 में भी, है ना। अब हमें 5 जो भी आएगा आंसर आपका हो जाएगा, क्लियर है। ओके, यहाँ भी सेम वही हो गया, यहाँ भी सेम आपका वही है। क्या करना है आपको, देखना जरा ध्यान से, ये आपका कितना आ जाएगा, नीचे में 10G आ जाएगा, हाँ सर। इधर कितना आ जाएगा, 5G आ जाएगा, हाँ सर। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, नेट पुलिंग फोर्स। तो मान लेते हैं कि सिस्टम इधर एक्सीलरेट कर रहा है, ठीक है, ये सिस्टम इधर एक्सीलरेट कर रहा है, ये सिस्टम इधर एक्सीलरेट कर रहा है। तो 10G यानी कि 100 आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब ये 50G जो कि अपोजिट है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 50 माइनस में। अब इसकी बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा, अगर ये ब्लॉक इधर एक्सीलरेट किया तो फ्रिक्शन किधर होगा, इधर होगा, हाँ सर। फ्रिक्शन इधर होगा तो कितना होगा फ्रिक्शन, एक्सीलरेट कर गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन,
0.1 इंटू mg यानी कि 100, यानी कि कितना आ जाएगा 10 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ सर। तो 100 माइनस 50 माइनस में 20 और बाय में टोटल मास 5 10 10 20 यानी कि 25 आ जाएगा। तो एक्सीलरेशन आपका आ जाएगा 100 माइनस 50 माइनस 20 दैट इज 30 और 30 बाय में 25। अब 25 5 से उड़ा दो तो 5 में 6 नीचे में 5 6/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस योर एक्सीलरेशन। ये क्या आ गया एक्सीलरेशन। अब टेंशन भी निकाल सकते हो आप, है ना। यहाँ से टेंशन निकाल लो, यहाँ से टेंशन निकाल लो। अब टेंशन निकालना आसान हो गया। यहाँ का टेंशन T1, यहाँ का टेंशन आपका T2 हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लो, है ना। तो यहाँ से निकालोगे तो नीचे जा रहा है तो 100 और माइनस में T1 इक्वल टू मास इसका 10 और एक्सीलरेशन आया 6/5 का। ठीक है, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा यानी कि 12 आ जाएगा। तो आपका T1 जो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 100। T1 कितना आ जाएगा 100 माइनस में 12 ना, तो 100 माइनस में 12 इसका मतलब 88, राइट। 88 न्यूटन ये T1 आएगा। सिमिलरली T2 भी निकल जाएगा आपका। क्लियर है क्या? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, ये क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो देखना हम मान लेते हैं यहाँ पे ये ब्लॉक जो है आपका ये इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, एक्सीलरेट इधर कर रहा है, तो किधर जाएगा इधर जाएगा। अगर आपकी मानी हुई डायरेक्शन गलत है तो ऑटोमेटिक वो एक्सीलरेशन माइनस में आएगा, अदरवाइज वो प्लस में हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन ए और इसकी एक्सीलरेशन ए इधर आ गया। सबसे पहली बात यहाँ पे देखना, इधर आपका आएगा 10g, ठीक है। तो इसका इधर एक बेट का कंपोनेंट आएगा 10g sin 37 डिग्री। तो 10 और g sin 37 क्या होता है 3/5, क्योंकि ये उड़ेगा अब तो 2 हो जाएगा। तो ये 20 इंटू में 3 यानी कि 60 न्यूटन आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा 60 न्यूटन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि अगर ये ब्लॉक इधर जा रहा होगा तो एक्सीलरेशन फ्रिक्शन किधर लगेगा पीछे लगेगा इधर, है ना। फ्रिक्शन इधर लगेगा, हाँ सर। फ्रिक्शन किधर ना लगेगा म्यू इंटू में एन लग जाएगा। और बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन के फॉर्मेट में इसका यूज कर लेंगे। तो म्यू क्या आपका 0.2, म्यू क्या आपका 0.2 इंटू में नॉर्मल जो होगा वो क्या होगा, नॉर्मल आपका जो होगा, नॉर्मल तो हमारा ये हुआ है ना, नॉर्मल तो आपका ये हुआ। और इस नॉर्मल को कौन बैलेंस किए हुए होगा, इस नॉर्मल को बैलेंस किए होगा आपका ये। और ये क्या होगा, ये आपका होगा mg cos थीटा यानी cos 37 डिग्री आपका बैलेंस किए हुए होगा, है ना। तो mg आपका कितना हो गया, ये आपका 100 हो गया और cos 37 हो गया 4/5। ये कैंसिल हो जाएगा 20 यानी कि 80 न्यूटन। ठीक है क्या, यानी कि 80। तो 0.2 इंटू में 80 कितना हो जाएगा बताना जरा, 16 न्यूटन। कितना न्यूटन 16 न्यूटन। समझिएगा ध्यान से, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स जो हो गया वो कितना हो गया 16 न्यूटन। अब हमें नहीं आइडिया कि ब्लॉक नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है। अगर नीचे आएगा तो ये 16 न्यूटन ऊपर लग जाएगा, अगर ऊपर जा रहा है तो 16 न्यूटन नीचे लग जाएगा। बस यही गेम है यहाँ पे, है ना। तो यही गेम है यहाँ पे। तो निकाल लो एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है नेट पुलिंग फोर्स, है ना। बॉडी नीचे मान लेते हैं तो इधर हमारा 50 का हो गया, तो 50 माइनस में इधर आपका 60 हो गया तो 60, इधर आपका 16 हो गया तो 16 आ गया बाय में टोटल मास। तो टोटल मास आपका कितना हो गया 15 का आ गया। तो एक्सीलरेशन आपका कितना आ गया, एक्सीलरेशन आपका आ गया 50 माइनस में 60 माइनस में 16। यही सब देख पा रहे हो कि आपके एक्सीलरेशन की डायरेक्शन माइनस में आ रहा है। तो 50 माइनस 16, 50 माइनस में यानी कि -10 यानी कि माइनस में 26 बटा में 15, यानी कि माइनस साइन तो केवल डायरेक्शन बताएगा, है ना। ये आपका आंसर आ गया। ये सब टेंशन में निकाल लोगे। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? ओके। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट इसमें। अब इसकी बात करते हैं तो इधर देखना ये 37 डिग्री है, हाँ सर। कितना है 0.1 है। अब ये 0.1 है तो इधर कितना, पहले तो mg कितना लगेगा, mg का कंपोनेंट बताना जरा। mg का कंपोनेंट कितना आ जाएगा इधर, इधर आ जाएगा आपका 10 है 37 डिग्री पे, 10 है 37 डिग्री पे यानी कि 60 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 न्यूटन। ओके सर। इसका इधर कितना कंपोनेंट जाएगा, नॉर्मल का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा 37 डिग्री पे 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 80 न्यूटन का आ जाएगा। इधर इसका बेड का कंपोनेंट कितना आएगा, इसका इधर बेड का कंपोनेंट आ जाएगा
20 इंटू में साइन 37 डिग्री, साइन 53 डिग्री, 4/5। ये आपका कितना हो जाएगा, और इंटू में 10, इंटू में 10 करना पड़ेगा, इंटू में 10, क्यों mg करोगे ना 20g, तो ये आपका आ जाएगा 2, यानी कि 20 दूनी 40, 416 यानी कि 160 न्यूटन आ जाएगा। ओके सर। इधर आपका करोगे तो इसका बेड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, इसका बेड का कंपोनेंट इधर आ जाएगा, बताना जरा ध्यान से, 20 और इंटू में 10, और कितना आ जाएगा cos 53 यानी कि 3/5 आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा, यानी कि 20 इंटू में 2 40 इंटू में 3 120 न्यूटन का आ जाएगा। कितने न्यूटन का आ जाएगा, 120 न्यूटन का ये आ जाएगा। लेकिन अभी फ्रिक्शन निकालना बाकी है, तो फ्रिक्शन से पहले आपको क्या करना होगा, डिसाइड कर लेना होगा। मान लेते हैं कि ये ब्लॉक इधर एक्सीलरेट कर रहा होगा ए एक्सीलरेशन से, और ये ब्लॉक ऊपर जाएगा ए एक्सीलरेशन से, तो इसके लिए फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा फ्रिक्शन, और ये नीचे आ रहा होगा तो इसका फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फ्रिक्शन कितना कितना लगेगा, यहाँ का फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि जा रहा है ऊपर में, तो जिधर मोशन होगा उसके जस्ट अपोजिट में फ्रिक्शन लगेगा। हाँ, तो कितना लगेगा, म्यू इंटू एन, म्यू इंच, तो यहाँ पे म्यू का मतलब, अरे भाई म्यू इंटू में एन, तो म्यू का वैल्यू यहाँ पे कितना है 0.1। नॉर्मल किसको बैलेंस कर लेगा, नॉर्मल 80 को बैलेंस कर लेगा, 80 को, यानी कि 8 न्यूटन आ जाएगा। यहाँ की अगर फ्रिक्शंस की बात करें तो यहाँ पे फ्रिक्शंस कितना आ जाएगा, म्यू इंटू में एन, है ना। यहाँ पे म्यू कितना है 0.2, और यहाँ पे ये नॉर्मल आएगा, और नॉर्मल किसको बैलेंस कर लेगा, 120 को, तो 120 को। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 24 न्यूटन, कितना आ जाएगा 24 न्यूटन। बस अब सारा काम हो गया। अब निकाल लो नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास करके, है ना। नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास करके एक्सप्रेशन निकाल लो। नेट पुलिंग फोर्स, इधर वाला फोर्स कितना आया, 160 आया। ओके, अब इधर वाला फोर्स आया, ये अपोजिट, ये वाला फोर्स क्या हो गया, उल्टा लग गया, तो माइनस में 24 हो जाएगा। चलो, फिर ये वाला 60 आपका माइनस में आ गया, सही है ना, सही है ना, यस बिल्कुल सही है। ये ऊपर जाएगा, एक्सेशन नीचे, सही है। 24 माइनस में 60 और माइनस में 8, और बाय में टोटल मास 10 20 30 आ जाएगा। जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, आगे चलें, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट है। अब यहाँ की बात करते हैं, देखना यहाँ पे, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। सबसे पहले बताओ कि अगर आप 37 डिग्री पे फोर्स लगा रहे हो 100 न्यूटन का ऊपर की ओर, है ना, तो यहाँ का नॉर्मल डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, पहले ये बताओ। नॉर्मल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, यहाँ पे नॉर्मल डिक्रीज होगा। सर नॉर्मल डिक्रीज क्यों होगा, देखना, आपके माथे पे, अगर आपके माथे पे 100 केजी का ब्लॉक है, ठीक है, तो आपके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, 100 केजी का ब्लॉक मतलब 1000 न्यूटन का फोर्स लग जाएगा। हाँ, लेकिन 1000 न्यूटन के फोर्स में हमने आपको 50 केजी के मास के बराबर, 50 केजी के वेट के बराबर हमने फोर्स लगा दिया, आपके माथा हल्का होगा कि नहीं होगा, हाँ सर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कुछ फोर्स हमने ले लिया। तो वही यहाँ पे कर रहा है, ये ग्राउंड के माथे पे रखा है 10 केजी का ब्लॉक, तो यहाँ पे हमने 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो यहाँ पे नॉर्मल डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, देखना जरा ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे वर्टिकली की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 137 डिग्री है, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 और cos 37 डिग्री, cos 37, तो 100 और cos 37 क्या होता है, 4/5 होता है, तो 4/5 होता है, तो यहाँ से 5 से इसे उड़ा दो, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी कि ये 80 न्यूटन आ जाएगा, और ये 80 न्यूटन हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 न्यूटन हो जाएगा। अब देखना जरा ध्यान से, ऊपर में कितना नॉर्मल लग रहा होगा, n लग रहा होगा, हाँ सर, नीचे में क्या लग रहा होगा 10g, यानी कि जो कि 100 न्यूटन लग रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखना, वर्टिकल कंडीशन, वर्टिकल मोशन, यहाँ पे देखना वर्टिकल मोशन में ऊपर कितना लगा रहे हो 60, तो क्या ये बॉडी लिफ्ट होल्ड हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं उठ पाएगा। क्यों, क्योंकि इसको ऊपर उठाने के लिए कितना चाहिए 100, लगा कितना रहे हो 60। ओके, इसका मतलब
बंदा के ऊपर जो नॉर्मल है वो कम जाएगा। देखते हैं कितना हो जाएगा। ऊपर वाला फोर्स हो जाएगा n प्लस में 60 और इक्वल टू 100, यानी कि नेट फोर्स इक्वल टू 0। ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स इक्वल टू 0, यानी ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। तो n इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस में 60 इक्वल टू 40 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे नॉर्मल लग रहा होगा। ओके, अब यहाँ पे देखना फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। अब यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना होगा, ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पे लगाओ, सबसे पहले अब देखो कि एफएस मैक्सिमम कितना आ रहा है। तो एफएस मैक्सिमम क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन। म्यू का मतलब क्या है, म्यू का मतलब 0.1 है और नॉर्मल कितना आ गया, 40 का आ गया। कितना का आ गया, 40 का, यानी कि ये आपका 40 न्यूटन लगेगा। यानी फ्रिक्शन यहाँ पे कितना लगेगा, फ्रिक्शन आपका स्टैटिक फ्रिक्शन आपका एफएस जो लगेगा वो 40 लगेगा। लेकिन यहाँ पे लगा कितना रहे हो आप, 80 न्यूटन से खींच रहे हो। जब 80 न्यूटन से खींचोगे तो ब्लॉक तो मूव कर जाएगा, क्योंकि इसको रोकने की कैपेसिटी 40 न्यूटन तक है। आप लगा रहे हो 80 न्यूटन। ओके सर, अब यहाँ पे 40 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन का लाएगा या काइनेटिक फ्रिक्शन का लाएगा। बच्चों यहाँ पे म्यू का एक ही वैल्यू है, तो म्यू का एक ही वैल्यू, तो यही आपका काइनेटिक फ्रिक्शन का भी रोल प्ले करेगा। ठीक है क्या, ओके सर। अब एक्सीलरेशन निकाल लो, नेट पुलिंग फोर्स। तो नेट पुलिंग फोर्स यानी कि 80 और माइनस में 40 बाई में मास हमारा 10, तो एक्सीलरेशन आपका आ जाएगा 80 माइनस 40 बटा में 10, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन यहाँ पे इसके पास आ जाएगा। इट क्लियर, ओके। अब अगर यहाँ की बात करते हैं, अब यहाँ की बात करते हैं तो देखना यहाँ पे नॉर्मल बढ़ जाता है या घट जाता है। हमें तो लगता है यहाँ पे नॉर्मल बढ़ जाएगा। क्यों नॉर्मल बढ़ेगा, देखना जरा ध्यान से। अगर ये 37 डिग्री है तो इधर इधर इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा। अच्छा, हमें फोर्स का वैल्यू नहीं दिए हैं, चलो भाई फोर्स का वैल्यू 100 न्यूटन ही मान लेते हैं। अगर ये 100 न्यूटन है तो इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 100 और cos 37 डिग्री आ जाएगा, राइट। और इस ब्लॉक के ऊपर इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 और sin 37 डिग्री। तो 100 और sin 37 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, 100 और sin 37 डिग्री यानी कि 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। 100 और 3/5 ना, यानी कि 60 हो जाएगा। और ये 60 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 न्यूटन। क्लियर है क्या, हाँ सर। अब यहाँ पे देखना जरा ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। वर्टिकल इक्विलिब्रियम से क्या होगा, आपका नॉर्मल निकलेगा। यहाँ पे आप नॉर्मल निकालोगे पहले, तो ऊपर में क्या लगेगा, नॉर्मल, हाँ सर। नीचे में क्या लगेगा, टेंजी का वेट लगेगा, हाँ सर। तो ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स। तो नीचे का फोर्स एक तो 10 यानी कि 100 और एक ये वाला यानी कि 60, यानी कि नॉर्मल यहाँ पे आ गया 160 न्यूटन। तो बताओ यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन एफएस या एफ के, यहाँ पे तो दोनों सेम ही होगा। क्यों, क्योंकि म्यू का एक ही वैल्यू है, तो म्यू इंटू एन। तो म्यू इंटू एन, म्यू का मतलब क्या है, 0.1, तो 0.1। नॉर्मल कितना आया हुआ है, 160। अब 160 आया हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो 16 न्यूटन लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 16 न्यूटन लगेगा। क्लियर है, ओके सर। अब देखना जरा 16 न्यूटन, आप इसको कितना से पुश कर रहे हो, 80 न्यूटन से। जब 80 न्यूटन से धक्का दे रहे हो, इसको अपोज करने की कैपेसिटी केवल 16 न्यूटन तक ही है। इसको अपोज करने की कैपेसिटी केवल 16 न्यूटन तक ही है। समझ में आ रहा है क्या, हाँ सर। अगर इसे केवल 16 न्यूटन तक ही अपोज करने की कैपेसिटी है बच्चों, इसका मतलब बॉडी एक्सीलरेट करेगा। हाँ, बॉडी एक्सीलरेट करेगा तो नेट पुलिंग फोर्स यानी कि इधर आ जाएगा 80, अपोजिट में हो जाएगा फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन आपका 16 और बाय में टोटल मास यानी कि 10। 80 माइनस 16 आपका कितना हो जाएगा, 84 बाय में 10 यानी कि 8.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है क्या, क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएंगे जरूर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब जैसे यहाँ पे देखना ये क्वेश्चंस, अब यहाँ पे एक वर्टिकल वॉल है, यानी कुछ इस तरीके का क्वेश्चन हो गया। ये वर्टिकल वॉल है और यहाँ पे हम इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है क्या, इस तरीके से। ओके,
अब इस तरीके से तो बताओ, इस तरीके से फोर्स लगाए तो ब्लॉक तो या ब्लॉक किधर आएगा, नीचे आएगा, ऊपर तो जा नहीं सकता, नीचे आएगा। अगर नीचे आएगा तो क्यों आएगा, इसके वेट के कारण आएगा। अगर बहुत ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरीके से रखा हुआ है वॉल के रिस्पेक्ट में, वॉल के साथ, ठीक, और हम उसे इस तरीके से फोर्स लगा के पकड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा तो किधर आएगा, नीचे आ जाएगा, है ना, आया ना। चलिए देखिएगा, तो क्या कहता है, मास हमारा 10 केजी का है, फाइंड मिनिमम फोर्स सो दैट ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, यानी कि ये आपका मिनिमम फोर्स बता दीजिए जिससे ब्लॉक आपका रेस्ट पे हो। तो देखना जरा ध्यान से, अरे भाई, अरे भाई, ये तो वही क्वेश्चन हो गया, देखो ना, ये तो वही क्वेश्चन हो गया। ये फोर्स क्या करेगा, नॉर्मल के इक्वल करेगा, है ना, ये फोर्स क्या करेगा, नॉर्मल को बढ़ाएगा। नहीं समझे, यहां ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे इसका mg लगेगा जी, हाँ सर mg लगेगा। अब देखो जरा ध्यान से, अगर mg नीचे आने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर लगेगा, लगेगा, फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, ऊपर लगेगा। अब देखो, देखो है कि नहीं वही क्वेश्चन जो आपको पता चलेगा। देखो ये जो फोर्स mg जो कि फोर्स हो गया वो इधर इस डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन इधर लग जाएगा, और ये फोर्स आने के कारण नॉर्मल आ जाएगा। क्लियर है क्या, हाँ सर। छिपकली था बहुत बड़ा सा। तो यहां पे देखना, फाइंड मिनिमम फोर्स सो दैट ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ पे रेस्ट में क्या, रेस्ट में बोला जा रहा है ना, हाँ सर रेस्ट में बोला जा रहा है, तो रेस्ट में बोला जा रहा है इसका मतलब mg और f क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मेरी बात ध्यान सुनना, mg और f क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, हाँ, तो mg और f आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर है क्या, हाँ सर। अब यहाँ पे देखे ना, mg जो है आपका f और f क्या हो जाएगा, f क्या होगा, म्यू इंटू एन हो जाएगा, f क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन हो जाएगा, हाँ। अब म्यू इंटू एन होगा और n क्या होगा, n तो आपका ये होगा, तो n आपका ये होगा, तो n आपका किसके बराबर हो जाएगा, f के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, f के इक्वल हो जाएगा। यहां से आ जाएगा आपका mg इक्वल टू म्यू इंटू में f, तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg और बाई में म्यू, इतना आना चाहिए, f इक्वल टू mg बाई में म्यू। क्लियर है क्या, f इक्वल टू mg बाई में म्यू। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कहते हैं, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सीलरेशन निकाल लीजिए ब्लॉक का। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे कितना लग रहा है, यहाँ पे आपको 20 जी लग रहा होगा जो कि 200 न्यूटन होगा, ठीक है, ऑफिस है। यहाँ पे क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, म्यू इंटू एन आ जाएगा, म्यू कितना होगा 0.2, नॉर्मल कितना होगा, ये आपका 100 हो जाएगा तो 100, अब ये 100 हो जाएगा तो 100 इंटू में 0.2 यानी कि आपका 20 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन आ जाएगा। नीचे 200 न्यूटन, ऊपर में 20 न्यूटन, ऊपर में 20 न्यूटन। क्लियर है क्या, हाँ सर। तो इसका मतलब बॉडी एक्सीलरेट करेगा नीचे, तो ये आपका 200 और माइनस में 20 और बाय में टोटल मास यानी कि 20, तो 200 माइनस में 20 यानी कि आपका आ जाएगा 180 बाय में 20 यानी कि 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है क्या, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन वही है ना, ये भी क्वेश्चन आपका वही है। आप क्या करो, कंपोनेंट ब्रेक करके क्वेश्चन को सोल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। क्लियर है क्या, अगर ये 37 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 37 डिग्री हो जाएगा, हाँ 400 न्यूटन है, हाँ सर 400 न्यूटन है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इधर और इधर कंपोनेंट ब्रेक कर लीजिए। अच्छा, तो इधर आपका कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 400 और cos 37 डिग्री, तो 400 और cos 37 होता है 4/5, ये कैंसिल हो जाएगा तो 8 × 40 यानी कि 80 आएगा ना जी, 80 और 832 यानी कि 320 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 320 न्यूटन, अगर कोई मैथमेटिकली एरर नहीं आया हुआ तो ये आपका 320 आ जाएगा। ऊपर में कितना आ जाएगा, ऊपर में आपका आ जाएगा 400 और sin 37 डिग्री, तो 400 और sin 37 डिग्री क्या होता है 3/5,
3/5, 400 इंटू में 3/5, तो यहाँ से आ जाएगा 80, 8 × 240 न्यूटन। ठीक है क्या, क्लियर है? अब यहाँ से आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। कैसे से, देखना जरा ध्यान से। यहाँ पे ये जो फोर्स है ये इसको इस तरीके से पुश कर रहा होगा, हाँ, जो कि नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि आपका नॉर्मल जो आएगा वो 320 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 320 न्यूटन, 320 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर है? हाँ। अब नॉर्मल अगर 320 आ गया तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? फ्रिक्शन आपका हो जाएगा म्यू इंटू में एन। म्यू कितना है? 0.2। नॉर्मल कितना आ गया? 320 का। अब 320 का आ गया तो 32 दूनी 64 यानी कि 64 न्यूटन का फ्रिक्शन आ जाएगा। अब अगर 64 न्यूटन का फ्रिक्शन आ गया, अब देखना जरा ध्यान से, ये 10 केजी का ब्लॉक है, हाँ 10 केजी का ब्लॉक है, तो 10 जी नीचे लगाएगा, हाँ। इसको ऊपर कितना से आपने पुश कर दिया? 240 से। कितना से? 240 से। तो स्वाभाविक सी बात है 10 जी से ज्यादा ऊपर फोर्स है, तो ये जो फ्रिक्शन है वो किधर लग जाएगा? ये फ्रिक्शन आपका नीचे लग जाएगा। ये फ्रिक्शन किधर लग जाएगा आपका? ये फ्रिक्शन आपका नीचे लग जाएगा। फ्रिक्शन किधर लग जाएगा? नीचे लग जाएगा। ठीक है क्या, ये फ्रिक्शन आपका नीचे लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 64 न्यूटन का फ्रिक्शन नीचे लग जाएगा। तो अब एक्सीलरेशन निकाल लो। अभी बॉडी ऊपर एक्सीलरेट कर जाएगा, तो A इक्वल टू आपका आ जाएगा ऊपर वाला फोर्स यानी कि 240 और नीचे वाला फोर्स जो कि 100 और माइनस में 16 बाय में टोटल मास जो कि 10। अब शुरू करो, आंसर आ जाएगा। भाई बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? आगे चले, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब यहां पे आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी कि लिमिटिंग एंगल। ये क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। जब बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में होता हो, जब बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में होता हो, तब कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वही आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में जान लो। जैसे ये हमारा सरफेस है और ये हमारा ब्लॉक है जिसकी मास m है, ठीक है, ओके। अब इसके ऊपर हमने एक फोर्स F लगाया, तो फोर्स F, तो इधर हमारा फ्रिक्शन आ जाएगा, हाँ सर। नॉर्मल किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। और नॉर्मल और फ्रिक्शन जो है हमारा दोनों का दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉर्मल फ्रिक्शन दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स है। और नॉर्मल फ्रिक्शन जो होगा वो सरफेस के, नॉर्मल और फ्रिक्शन जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर होने के कारण आपका जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो ये हो जाएगा, ये आपका कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। ठीक है क्या? अगर आपका ये कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ तो बॉडी जिस टाइम पे एकदम जस्ट चलने वाली कंडीशन में होगा, जस्ट चलने वाली कंडीशन में होगा, उस टाइम जो एंगल यहाँ पे बनेगा वही एंगल आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि ये आपका नॉर्मल हुआ होगा, हाँ सर, ओके बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर ये नॉर्मल है और इधर आपका क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। इधर आपका क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, ओके। तो ये आपका क्या होगा? कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। ये आपका क्या होगा? कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका जो फ्रिक्शन होगा ना, ये आपका एफएस मैक्सिमम होगा। एफएस मैक्सिमम लिमिटिंग के कंडीशन में यहाँ पे कोई फोर्स एफ लग रहा होगा तो यहाँ पे आपका एफएस मैक्सिमम है। क्या है आपका? एफएस मैक्सिमम। तो एफएस मैक्सिमम यहाँ पे आ गया, तो जिस टाइम पे बॉडी जस्ट चलने वाली स्थिति में आ गया उस टाइम पे यहाँ पे जो एंगल होगा, यहाँ पे जो एंगल होगा वही एंगल आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा। ये आपका कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। ठीक है क्या? ओके सर। तो निकालो, ये कैसे निकालेंगे लैम्डा? तो ये वाला फोर्स जो होगा एफएस मैक्सिमम, चलो भाई यहाँ पे हम पुट ही कर लेते हैं, चलो ठीक है। अब निकाल लो ये 10 लैम्डा से, तो 10 लैम्डा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर? 10 लैम्डा जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 10/10, यानी कि एफएस मैक्सिमम और बाय में नॉर्मल एन, क्योंकि ये साइड आपका नॉर्मल का होगा, हाँ सर। एफएस मैक्सिमम क्या होता है? म्यू इंटू एन, बाय में एन, एन एन कैंसिल हो जाएगा, तो 10 लैम्डा जो हो जाएगा वो म्यू हो जाएगा, यानी कि लैम्डा इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू, 10 इनवर्स म्यू। अब ये याद रखिएगा।
लैम्डा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ठीक है, ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये भी वही चीज है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है ध्यान सुनिएगा। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारे हाथ पे एक ये ब्लॉक है छोटे से। अब यहाँ पे देखिएगा एंगल ऑफ रिपोज हम समझाते हैं। ये वाले जो ब्लॉक है ये देखिएगा मूव करने लगेगा अपने अपने, खुद ब खुद मूव करेगा। जैसे ये हुआ, हम ऊपर की ओर इसको बढ़ाते जाए, इसके ऊपर बढ़ाते जाए, इसके अब ये उस स्थिति में आ गया। देखो अब ये उस स्थिति में आ चुका है। अगर और हम एंगल ऊपर कर देंगे ना, एंगल इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लुढ़क जाएगा। देखो लुढ़क जाएगा। तो जिस मैक्सिमम एंगल तक ये लुढ़क नहीं रहा था बल्कि रेस्ट पे था, वही एंगल आपका एंगल ऑफ रिपोज कहलाएगा। वही एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिपोज कहलाएगा। चलो भाई, तो हम देख लेते ये वो तो बताइए थीटा का कितना वैल्यू होगा कि ब्लॉक रेस्ट पे हो। बहुत सिंपल है, देखना जरा ध्यान से। तो इधर आपका क्या आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा mg sin थीटा आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, इधर आपका फ्रिक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा। फ्रिक्शन किस फॉर्मेट में, मैक्सिमम के फॉर्मेट में। इधर क्या आ जाएगा आपका mg cos थीटा आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा आपका नॉर्मल आ जाएगा। खत्म कहानी, हो गया। ठीक है क्या, तो बंदा अभी भी तो रेस्ट पे ही है ना, बंदा अभी भी रेस्ट पे ही है। तो एफ एस मैक्सिमम जो होगा आपका वो mg sin थीटा के इक्वल हो जाएगा। mg sin थीटा के इक्वल हो जाएगा। एफ एस मैक्सिमम क्या होता है, म्यू इंटू एन, और एन क्या हो जाएगा, नॉर्मल को बैलेंस करेगा mg cos थीटा। तो mg sin थीटा यहां से आ जाएगा म्यू और mg cos थीटा, mg cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा। mg कैंसिल हो जाएगा तो म्यू इक्वल टू क्या आ गया, tan थीटा। तो फिर से हमारे पास रिजल्ट वही आ रहा है, tan इनवर्स म्यू। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, आगे चले, यस आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंबाइंड मोशन ऑफ टू ब्लॉक। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल आते हैं इस पे क्वेश्चंस। बच्चे अक्सर छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिससे क्या होता है, उनके आंसर मैच नहीं कर पाते। लेकिन हम यहाँ पे आपके सामने बहुत इजी सी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे 10 केजी है और नीचे में 20 केजी का ब्लॉक है। ओके सर, यहाँ पे दो ब्लॉक 3 ब्लॉक ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन आपके एग्जाम में 2 ब्लॉक तक इनफ है। अब यहाँ पे देखना, ये 2 ब्लॉक है, हमने नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया, हम ऊपर वाले पे भी फोर्स लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलो भाई, तो हमने अभी फिलहाल नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा दिया, ऊपर वाले ब्लॉक को छोड़ दिया। ऊपर वाले ब्लॉक पे कुछ भी फ्रिक्शन नहीं लगाया। आप देखना जरा ध्यान से, ये वाले ब्लॉक और ये वाले ब्लॉक के बीच सरफेस जो है वो रफ है और कोफिशिएंट हमारा 0.2 है, और ये जो नीचे ग्राउंड के साथ जो बंधा हुआ है वो आपका रफ नहीं बल्कि स्मूथ सरफेस है। क्या स्मूथ सरफेस, आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड मैक्सिमम फोर्स, यानी कि मैक्सिमम फोर्स आपसे पूछा जा रहा है, सो दैट बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर विद सेम एक्सीलरेशन विदाउट स्लिपिंग। यानी कि आपको यहाँ पे कितना मैक्सिमम फोर्स लगाना है, ध्यान सुनिएगा, आपको यहाँ पे कितना मैक्सिमम फोर्स लगाना है जो कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चले। ये नहीं हुआ कि इसके ऊपर तो हम जितना मर्जी उतना फोर्स लगा कर देंगे तो ये तो मूव कर जाएगा, लेकिन ये नहीं मूव करेगा, ये नहीं मूव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ इस तरीके का पिक्चर हो गया हमारे पास। ध्यान से देखिएगा कि अगर हमने ये ब्लॉक ली, एक ये लिया और एक ये लिया, हमने इसको खींच दिया, हमने इस बुक को खींच दिया, बुक को खींच दिया तो ये क्या कर रहा है, दोनों मूव कर रहा है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में खींच देंगे ना फोर्स लगा करके, तो ये वाला बेचारा पीछे रह जाएगा और ये वाला आगे निकल जाएगा। तो ऐसा सिनेरियो यहाँ पे नहीं कह रहा है, सिनेरियो यहाँ पे ये कह रहा है कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चले, दोनों ब्लॉक क्या करे, साथ साथ चले, इस तरीके से। ठीक है क्या, इस तरीके से दोनों साथ साथ चले। क्लियर है क्या। अब दोनों साथ साथ चलने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा भैया, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो कैसे, मेरी बात ध्यान सुनना। जब हम नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं तो ऊपर वाला क्यों चल रहा है, हा? जब हम नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं तो ऊपर वाला क्यों चल रहा है, पहले सोचो ना, पहले सोचो क्यों चल रहा होगा। देखना जरा ध्यान से, जब हम नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे होंगे ना, तो ये वाला ब्लॉक का सरफेस
ऊपर वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में किधर जाने की कोशिश कर रहा होगा, आगे, है ना। 20 केजी वाले ब्लॉक का जो सरफेस है, 20 केजी, ध्यान से देखना, हम अपने माथे के ऊपर रख लिए ये, ठीक है। चलो देखो, हम अपने ऊपर फोर्स लगा दिए, ठीक है। तो हम इस ये बुक और मेरा हेड, ये मेरा सर इस बुक के रिस्पेक्ट में किधर जाने की कोशिश कर रहा है, आगे। तो मेरा बुक यानी कि इन दोनों सरफेस के बीच में क्या है, सरफेस रफ है, और सरफेस रफ है तो ये वाला सरफेस आगे जाने की कोशिश करेगा, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे। जैसे ही नीचे वाले ब्लॉक यानी ग्रीन ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो आगे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, आगे लग जाएगा। जैसे ही आगे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, तो कहेगा भैया हम भी चलेंगे साथ साथ, हम भी चलेंगे साथ साथ। लेकिन हमें तो मालूम है कि भैया जो फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रहे हो ना, जो फ्रिक्शन पे डिपेंड रह करके साथ में चल रहे हो ना, फ्रिक्शन साथ छोड़ भी सकता है। क्यों? फ्रिक्शन, ध्यान सुनना, जब दोनों साथ साथ चल रहा है, जब दोनों साथ साथ चल रहा है, तो ये और मेरा जो हेड है वो तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। हाँ सर, बिल्कुल। तो बताना 10 केजी और 20 केजी वाला जो ब्लॉक है, 10 केजी और 20 केजी वाला जो ब्लॉक है, आपस में कितने देर तक रह सकता है, जब तक सहमति बना हुआ हो। 10 केजी और 20 केजी दोनों जो ब्लॉक है, फोर्स ऊपर लगे फोर्स नीचे लगे, डज नॉट मैटर, ये दोनों केसेस में कॉन्सेप्ट आपका आएगा, ये कब तक साथ रहेगा, जब तक कि सहमति बना हुआ है। अच्छा, सहमति का मतलब क्या हुआ, जब तक इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो। इसके सरफेस के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो गया, तब तो भैया हम आगे चल जाएंगे और ये पीछे रह जाएगा। और ये रिलेटिव मोशन कब होगा, जब आप मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शंस को क्रॉस कर लोगे। जब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को क्रॉस कर लोगे, तब यहाँ पे फ्रिक्शन काइनेटिक नहीं, सॉरी, यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो आपका स्टैटिक नेचर वाला नहीं, बल्कि काइनेटिक नेचर वाला आ जाएगा। कौन सा नेचर वाला आ जाएगा, काइनेटिक नेचर वाला आ जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ सर। अब जैसे यहाँ पे काइनेटिक नेचर वाला आ जाएगा, ध्यान देना, तो क्या होगा, अब क्यों ऊपर वाला मूव किया ये तो देख लीजिए। अब कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे वो देखते हैं। फोर्स नीचे लगे फोर्स ऊपर लगे, डज नॉट मैटर, ठीक है, डज नॉट मैटर, मैटर नहीं करता। बस आपको वो ब्लॉक चुनना है मेरे दोस्त, जहां पे ब्लॉक की एक्सीलरेशन फ्रिक्शन पे डिपेंड करता हो। बताओ, ऊपर वाले ब्लॉक की एक्सीलरेशन फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है, हाँ, तो फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक की एक्सीलरेशन निकाल लो। समझा मेरी बात? फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक की एक्सीलरेशन निकाल लो। अब सारा काम यहीं से हो जाएगा, देखना। एक्सीलरेशन ऑफ फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक, एक्सीलरेशन ऑफ फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक, एक्सीलरेशन ऑफ फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक, डिपेंडेंट, डीपी डिपेंडेंट ब्लॉक, ठीक है क्या? एक्सीलरेशन ऑफ फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक। तो मेरे भाई एक फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक तो केवल ऊपर वाला आ गया ना, फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक तो ऊपर वाला रह गया, है ना। देखना जरा ध्यान से, देखना जरा ध्यान से। इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा, इसके ऊपर सर फ्रिक्शन ना इस साइड लगेगा, बिल्कुल। अब इस साइड लगेगा तो कितना लगेगा, एफएस मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, म्यू इंटू एन लगेगा, बिल्कुल। म्यू का वैल्यू कितना है, 0.2। नॉर्मल कितना आ गया, नॉर्मल आपको ऊपर जाएगा एन और नीचे आएगा 10 जी, यानी कि 10 जी। यस, तो 10 जी यानी कि 0.2, और यानी कि ओवरऑल ये 100 हो जाएगा, यानी कि आपका 20 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ गया, 20 न्यूटन। यानी कि 10 केजी वाले ब्लॉक के ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग गया, 20 न्यूटन लग गया। अब जैसे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग गया, तो आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हो, फोर्स अपॉन मास, क्योंकि इस ब्लॉक को आगे की ओर फ्रिक्शन लेके जा रहा है ना। इस ब्लॉक को आगे की ओर फ्रिक्शन लेके जा रहा है, फोर्स आपका 20 और मास आपका 10, जो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। अब अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, अब देखो ये जो एक्सीलरेशन आया है ना, ये केवल एक्सीलरेशन नहीं है, बल्कि मैक्सिमम एक्सीलरेशन है। क्या है,
मैक्सिमम है। सर मैक्सिमम एक्सीलरेशन का मतलब क्या हुआ? ये वो मैक्सिमम एक्सीलरेशन है जिस मैक्सिमम एक्सीलरेशन के साथ साथ दोनों चलेगा। हम नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं ना, तो नीचे वाले ब्लॉक तो इनफिनाइट एक्सीलरेशन से चल सकता है। हाँ बिल्कुल चल सकता है, लेकिन इनफिनाइट से चलेगा तब ऊपर वाला तो साथ छोड़ देगा ना। क्यों? ऊपर वाला कहेगा भैया हम तो केवल 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक ही तुम्हारा साथ दे सकते हैं और मुझे छोड़ के तुम जाओगे, यही दोस्ती यही प्यार। कहेगा नहीं भैया ऐसा मत बोलो, दोस्ती का बहुत बड़ा मिसाल हम साबित करेंगे यहाँ पे। हम तुम्हें नहीं साथ छोड़ेंगे, हम तुम्हारे साथ साथ चलेंगे, जितना से तुम कहना चलना चाहोगे उतना से ही हम चलेंगे। ये कहा भैया हम मैक्सिमम तो 2 से ही चलेंगे। ओके, जब अगर ये मैक्सिमम 2 से चलेगा तो अब इसका भी मजबूरी है, 20 kg वाले ब्लॉक का भी मजबूरी है कि अपने छोटे भाई का साथ नहीं छोड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? अपने छोटे भाई का साथ नहीं छोड़ेगा। छोटे भाई का कहना है कि हम 2 से चलेंगे, कहेगा ठीक है चलो 2 से। अब देखो, अब चलो अब देखो यहाँ पे, तो अब आप लगा लो सिस्टम के लिए। अब यहाँ पे कितना फोर्स लगा, यानी कि पूरा सिस्टम की मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो गया? 2। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना आ गया? 30 का, पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। और एक्सीलरेशन कितना आएगा? यानी कि 60 न्यूटन। यानी कि आपका मैक्सिमम फोर्स कितना आएगा? मैक्सिमम फोर्स आपका 60 न्यूटन आ जाएगा। कितना न्यूटन आ जाएगा? 60 न्यूटन आ जाएगा। अब सोचना जरा यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम 30 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो बॉडी साथ में चलेगा। क्यों? अगर 30 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो बॉडी दोनों साथ में चलेगा। अगर यहाँ पे 40 न्यूटन का फोर्स लगा दें तो फिर भी साथ साथ में चलेगा। लेकिन अगर 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिए तो क्या होगा? सोचो जरा, सोचो क्या होगा कि अगर 100 न्यूटन का हम फोर्स यहाँ पे लगा दिए तो फिर दोनों अलग अलग मूव कर जाएगा। फिर दोनों अलग अलग मूव कर जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अगर यहाँ पे हम 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिए मेरे भाई, तब दोनों अलग अलग चलेगा। सर हमें कैसे मालूम होगा कि दोनों अलग अलग चलेगा? बताएं क्या? चलो देखो बताते हैं, देखना जरा ध्यान से। हाँ, 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 हाँ। चलो भाई, ग्रीन क्यों हो रहा है बोर्ड? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा ऐसे काम करता है, चलो ठीक है। देखना जरा ध्यान से। अब हम क्या कर रहे हैं, यही सेम पिक्चर में यहाँ पे हम फोर्स दे दिए, ठीक है ना? यहाँ हम फोर्स दे दिए कितना न्यूटन का? 100 न्यूटन का। ठीक है, हाँ सर। चलो पहले बताना यहाँ पे, सबसे पहले आपको यही करना होगा कि फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक की एक्सीलरेशन निकाल लीजिए। सबसे पहले आप फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक की एक्सीलरेशन निकालिएगा, ठीक है? सबसे पहले आप फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक की एक्सीलरेशन निकालिए। तो एक्सीलरेशन ऑफ फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक कितना आएगा? वो तो वही रहेगा, अरे वो थोड़े बदलेगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है क्या? हाँ। अब देखो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ साथ चलने के लिए 60 न्यूटन का फोर्स चाहिए। हाँ 60 न्यूटन का चाहिए, लेकिन लगा कितना रहे हो आप? 100 न्यूटन लगा रहे हो, यानी दोनों सेपरेट कर जाएगा, है ना? at F equal to 60 Newton, both block move together, है ना? क्या कोई प्रॉब्लम? दोनों साथ साथ चलेगा, हाँ। लेकिन 100 न्यूटन फोर्स लगाने से बॉडी अलग अलग मूव कर जाएगा। अलग अलग मूव करेगा तो भैया अब इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? यानी कि हेयर बोथ ब्लॉक मूव सेपरेटली। ठीक है क्या? दोनों ब्लॉक सेपरेटली मूव कर जाएगा।
जब अलग अलग मूव कर जाएगा तो कितना से मूव करेगा देखो। ये जो नीचे वाला जो ब्लॉक है हमारा, नीचे वाले ब्लॉक की बात कर रहे हैं। अरे भैया रुकना तो, चलो ये वाला जो ब्लॉक है, इधर आपका कितना लग रहा है 100 न्यूटन। हाँ सर, तो पीछे फ्रिक्शन कितना लगेगा, पीछे आपका फ्रिक्शन कितना लगेगा। अगर म्यू का केवल एक ही वैल्यू है तो यही फ्रिक्शन आपका काइनेटिक फ्रिक्शन में बन जाएगा। और ये फ्रिक्शन आया कितना था 20 का, तो इधर आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा 100 माइनस में 20 बाय में मास आपका 20, 100 माइनस 20 कितना हो गया 80, और बाटा में 20 कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर जाएगा और ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाएगा। क्लियर है क्या? वही सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने 150 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब सडनली आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन आ गया पूरी तरीके से। पीछे हमने क्या पढ़ा छोड़ो, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक, दोनों ब्लॉक के एक्सीलरेशन निकाल दीजिए। क्या दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेगा या नहीं चलेगा? तो उसके लिए आपको क्या करना है, फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक की तलाश करना है। तो फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक कौन हुआ, ऊपर वाला सर। अगर फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक ऊपर वाला हुआ ना, तो इसको क्या करो, यहां से उठाओ और यहाँ पे लाओ। चलो, तो ये आगे क्यों चलेगा, क्योंकि इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा। अब इसके ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, म्यू इंटू एन लग रहा होगा, म्यू इंटू एन लगेगा। अब म्यू इंटू एन का मतलब कितना हो जाएगा, म्यू का मतलब 0.2 और नॉर्मल आपका 100, यानी कि 20 न्यूटन आ जाएगा। लो एक्सीलरेशन यहाँ भी आ रहा है आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पीछे वाले क्वेश्चंस को मत याद रखो, बस यहाँ पे एक न्यू क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करो। एक्सीलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, आपके सामने फोर्स पूछ सकता है या फोर्स गिवन हो सकता है। फोर्स दे दिया जाएगा, आपसे पूछेगा कि दोनों के एक्सीलरेशन क्या होगा। ठीक है क्या? ओके। अब यहाँ पे एक्सीलरेशन हमारा कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब अगर यहाँ पे एक्सीलरेशन आपके सामने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। साथ साथ चलने के लिए, है ना, साथ साथ चलने के लिए इसको, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, साथ साथ चलने के लिए इसके ऊपर कितना फोर्स लगाना चाहिए, ध्यान सुनिएगा। तो फॉर मूविंग टुगेदर, ये आपका मैक्सिमम एक्सीलरेशन आ गया साथ साथ चलने के लिए। तो फॉर मूविंग टुगेदर, साथ साथ चलने के लिए फोर्स कितना चाहिए, टोटल मास आपका कितना हो जाएगा 30, और ये आपका 2 यानी कि 60 न्यूटन का, है ना। इतना फोर्स तक वो साथ साथ चलेगा। क्यों? ये वो फोर्स आया जिस फोर्स तक बॉडी दोनों साथ साथ चलेगा। लेकिन इसके बाद वाले जो फोर्स है, उसके बाद बॉडी अलग अलग मूव कर जाएगा। अब यहाँ पे फोर्स कितना है, यहाँ पे जो फोर्स है आपका, यहाँ पे जो फोर्स है आपका वो कितना 150 न्यूटन। अब इस फोर्स के रिस्पेक्ट में ये फोर्स तो काफी ज्यादा हो गया, और काफी ज्यादा होते ही ब्लॉक अलग अलग मूव कर जाएगा। जब ब्लॉक अलग मूव कर जाएगा तो एक का एक्सीलरेशन तो 2 ही रहेगा, और इसका जो एक्सीलरेशन हो जाएगा A2 वो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 20 केजी का ब्लॉक। ठीक है, इधर आपका 150 न्यूटन का, और इधर आपका फ्रिक्शन इसके ऊपर कितना लग जाएगा 20 न्यूटन का, यानी कि 150 माइनस में 20 बाय में टोटल मास 20, 150 माइनस 20 यानी कि 130, और बाय में 20, 0 से 0 कैंसिल, 13/2 यानी कि 6 दूनी 12, 6.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? दोनों अलग अलग मूव करेगा। नेक्स्ट, जो पिक्चर हमने अभी बनाया वही सेम यहाँ पे, बस अंतर ये है कि यहाँ पे फोर्स नीचे लग रहा था, अब यहाँ पे फोर्स ऊपर लग रहा है। फिर से वही बात, फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक, फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक को मत भूलना। तो फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक की बात करो, फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक, अरे भैया डिपेंडेंट डीपी, अभी इसमें हम भूल गए। लो फ्रिक्शन डिपेंडेंट, फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक, अगर हम फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक की बात करें तो फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक हमारा 20 केजी वाला हो गया। हाँ, तो कॉपी करो यहाँ से, लो उठाओ यहाँ से, रखो यहाँ पे। चलो, तो इसकी देखे ना 10 केजी वाला आगे जा रहा होगा। हाँ, तो इस 10 केजी वाला आगे जा रहा होगा, तो इस 10 केजी पे
10 kg वाला इस 20 kg की रिस्पेक्ट में आगे जाएगा, तो इसके सरफेस की रिस्पेक्ट में आगे जा रहा होगा, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, 10 kg पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा क्योंकि आगे जा रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे लग जाएगा, यानी इस डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, इस डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन लग जाएगा। लो कितना लगेगा, म्यू इंटू एन लगेगा, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। अब देखना, तो म्यू इंटू एन, म्यू का वैल्यू कितना है 0.2, नॉर्मल कितना आएगा, नॉर्मल का मतलब इसका वाला फोर्स इसके ऊपर कितना आ जाएगा, वेट वाला, तो आ जाएगा एन जी एम जी यानी कि 10 जी, यानी कि 20 न्यूटन आ जाएगा। कितना न्यूटन आएगा, 20 न्यूटन। इसका मतलब इस वाले ब्लॉक के ऊपर आगे की ओर कितना फोर्स लगाया जा रहा है, 20 न्यूटन। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन आ रहा है फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक का, वो आ रहा है फोर्स बाई मास, यानी कि 20/20 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब जब छोटे भाई को ध्यान में रख रहा था बड़ा भाई कि भाई मेरा छोटा भाई पीछे न रह जाए, इसलिए वो अपना बैलेंस मेंटेन किया था। फिर हमने न्यूमेरिकल के तौर पे हमने फोर्स का वैल्यू को चेंज किया था। यहाँ पे छोटे भाई को ध्यान में रखना पड़ेगा कि मेरा बड़ा भाई पीछे ना रह जाए। बड़ा भाई फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक हो गया जो कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है, तो ऊपर वाले ब्लॉक को भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही चलना चाहिए ताकि उनके बीच कोई रिलेटिव मोशन ना हो। ठीक है क्या, तो देखना जरा, तो फोर्स सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है ना। तो फॉर मूविंग टुगेदर साथ साथ चलने के लिए, है ना, साथ साथ चलने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे सिस्टम को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलना पड़ेगा। तो आपका फोर्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन, मास ऑफ द सिस्टम आपका 30 हो जाएगा और एक्सीलरेशन आपका 1 आ जाएगा, तो एफ इक्वल टू आपका 30 न्यूटन आ गया। लो भैया आ गया, कितना आ गया, 30 न्यूटन। यानी कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। क्यों सर मैक्सिमम क्यों आया ये, क्योंकि एक्सीलरेशन मैक्सिमम आया है, और एक्सीलरेशन मैक्सिमम तो फोर्स भी क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा। क्यों भैया, क्योंकि इसको भी तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलना पड़ेगा, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये भी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये भी, दोनों के एक्सीलरेशन सेम हो गया। तो एक्सीलरेशन सेम हो गया तो सिस्टम के ऊपर कितना फोर्स लगना चाहिए, 30 न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए, ताकि दोनों ब्लॉक क्या करेगा, साथ साथ चलेगा। कोई दिक्कत नहीं ना, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, इन द डायग्राम शो फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अपर ब्लॉक, ओके, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ। एफ का मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे, सो दैट बोथ ब्लॉक्स विल, अरे वही क्वेश्चन हो गया सेम, है ना। तो आपको क्या करना है, फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक की एक्सीलरेशन निकाल लेना है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन ऑफ फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक इसका, तो इस ब्लॉक के ऊपर कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, आगे लगेगा कितना, एफ एस मैक्सिमम, हाँ सर, म्यू इंटू एन, म्यू का मतलब 0.2 और नॉर्मल का मतलब यहाँ का एम जी आ जाएगा, है ना, यहाँ का एम जी। क्यों, इसको ये नॉर्मल आएगा, इधर ये नॉर्मल आएगा, और नॉर्मल किसको इक्वल कर रहा होगा, इसके वेट को, तो एम जी। तो 0.2 और इंटू में 25 हो जाएगा ना जी, 50, यानी कि 5 दूनी 10। कितना आ रहा है, 5 दूनी 10, 2/10 इंटू में 50, 0 से 0, 10 न्यूटन ना, 10 न्यूटन आ रहा है, हाँ 10 न्यूटन आ रहा है। अब अगर 10 न्यूटन आ रहा है यहाँ पे, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, मास फोर्स दोनों वैल्यू सेम हो गया, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है क्या। अब अगर एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, तो ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, इसी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अनुसार चलेगा। तो कॉमन एक्सीलरेशन जो हो जाएगा, मैक्सिमम कॉमन जो हो जाएगा वो आ जाएगा, टोटल सिस्टम का मास 15 और एक्सीलरेशन 1, यानी कि आपका आ जाएगा कितना, 15 न्यूटन। क्या हम कर रहे हैं,
कॉमन एक्सप्रेशन कितना आएगा, 1 आएगा। तो जो फोर्स आएगा वो आ जाएगा मास ऑफ द सिस्टम और इनटू में एक्सीलरेशन ऑफ कॉमन एक्सीलरेशन। तो मास ऑफ द सिस्टम कितना हो गया 15, कॉमन एक्सीलरेशन कितना आएगा 1 का, यानी फोर्स आपको कितना लगेगा 15 न्यूटन लगेगा। क्लियर है या कोई प्रॉब्लम है? आपका फ्रिक्शंस पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने गिवन होंगे। आप हर क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है क्या? हम यहाँ पे सोल्व कर देते हैं वैसे कुछ क्वेश्चंस को, और कुछ क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व कीजिएगा। यहाँ पे क्या कहता है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ ए मूविंग कार सो दैट ए बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन्स स्टेशनरी, द कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लोर इज 0.15। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन से ध्यान सुनिएगा। ये आपका फ्लोर हो गया सपोजिटेड, हाँ सर। ए कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ ए मूविंग कार, चलो भाई ये कार हो गया, चलो भैया ये कार हो गया, ठीक है। ये इसकी एक्सीलरेशन आपका ए हो गया, इसकी एक्सीलरेशन ए हो गया। कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ ए मूविंग कार सो दैट ए बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन्स स्टेशनरी। चलो भाई एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है जो कि रेस्ट पे है, जो कि रेस्ट पे, कार के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, ठीक है। The coefficient of static friction between the body and the floor of inch, यानी कि यहाँ का जो फ्रिक्शन का जो म्यू का जो वैल्यू है वो कितना है 0.15 है, 0.15 है, ठीक है। तब पूछा जा रहा है इसकी एक्सीलरेशन क्या होगा, बता सकते हो तो बताओ क्या होगा। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इस यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर को बैठा दो, ठीक है ना, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर को बैठा दो। ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा, ऑब्जर्वर देखेगा कि ब्लॉक रेस्ट पे है, ब्लॉक रेस्ट पे है, और ये जो ऑब्जर्वर है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया। नॉन इनर्शियल फ्रेम में आते हैं, इधर आपका सूडो फोर्स लग जाएगा, हाँ सर, मास इनटू एक्सीलरेशन, इसका मास और इनटू में एक्सीलरेशन। चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या लग रहा होगा, नीचे में आपका इसका mg लग रहा होगा, ऊपर में नॉर्मल n लग रहा होगा, हाँ। चलो तो यहाँ से आपका नॉर्मल जो होगा वो तो mg हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, यहाँ पे आपका मास इंटू एक्सीलरेशन हो जाएगा, ठीक है, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब ये मास इंटू एक्सीलरेशन, ये जो इधर जो सूडो फोर्स आया इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा होगा ना। कौन बैलेंस कर रहा होगा, फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा होगा, बिल्कुल फ्रिक्शन बैलेंस कर लेगा, है ना। तो यहाँ पे ये रेस्ट में इसीलिए है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है मास इनटू एक्सीलरेशन को, अगर आप कार के फ्रेम में देख रहे हो तो। लेकिन अगर कार के फ्रेम से बाहर देखते, इनर्शियल फ्रेम से देखते, तो ये आपको चलता हुआ दिखाई देता, तो आपको ये जो फोर्स है वो मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर ही लेना पड़ता है वैसे भी, ठीक है क्या। ओके, तो n इक्वल टू mg। अब यहाँ पे हमने लिखे, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मास इनटू एक्सीलरेशन है आपका एफएस मैक्सिमम के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब जैसे एफएस मैक्सिमम की इक्वल, मैक्सिमम इस देखो मैक्सिमम लिखा हुआ है ना, इसीलिए मैक्सिमम, तो मास इनटू एक्सीलरेशन और एफएस मैक्सिमम आपका म्यू इनटू एन, तो म्यू इनटू में एन और एन आपका mg होता है, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन आपका आएगा म्यू इनटू जी, और म्यू का वैल्यू कितना है, म्यू का वैल्यू हमारे पास 0.15, 0.15, जी का वैल्यू 10 लेने के लिए बोल रहा है तो 10, तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। क्या कहीं है 1.5 लो। ये आपका 23 का क्वेश्चन से नीट का। आगे अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कहता है, A block of mass 2 kg is placed on inclined rough surface AC। चलो भाई सही है, AC रफ सरफेस पे रखा हुआ है, 2 kg का ब्लॉक है, ओके, ये आपका 2 kg का ब्लॉक है। चलो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो आपका म्यू है जिसका वैल्यू 1/√3 गिवन है यहाँ पे इस सरफेस के बीच में, ठीक है। जी का वैल्यू 10 लेने की बोल रहा है, और द नेट फोर्स इन न्यूटन ऑन द ब्लॉक विल बी, आपसे पूछा जा रहा है कि नेट फोर्स कितना लग रहा होगा ब्लॉक के ऊपर। बहुत ही सिंपल है, फिर से क्वेश्चंस देखो,
30 डिग्री के एंगल पे 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, जी का वैल्यू 30, द नेट फोर्स इन न्यूटन ऑन द ब्लॉक विल बी, नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। देखना जरा ध्यान से, देखना जरा ध्यान से। ये आपका 2 kg है तो इधर आपका क्या आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा, इधर आ जाएगा 2g sin 30 डिग्री, राइट। अब sin 30 डिग्री और 2 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, g का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ गया, यानी कि इधर आपका 10 आ गया। क्लियर है, ओके। अब देखो अगर ये इधर आ रहा होगा, मान लेते हैं कि इधर आ रहा होगा, ठीक है क्या, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे लगेगा, इधर लगेगा, पीछे लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्यों भैया, अरे भाई वेट तो हमेशा नीचे लगेगा, ये फोर्स नीचे लाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, ऊपर लगेगा। कितना, म्यू इंटू एन, म्यू का मतलब 1/√3, और नॉर्मल कितना हो जाएगा, नॉर्मल आपका ये होगा और इसको बैलेंस करने वाला फोर्स आपका आएगा mg cos थीटा, है ना, यानी कि 30 डिग्री, और mg आपका कितना हो गया 2g हो जाएगा, और cos 30 क्या होता है √3/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि g√3 हो जाएगा। यस, तो 1 बाई म्यू का मतलब क्या हो 1/√3, तो 1/√3, और n का मतलब क्या हो गया g इंटू में √3, तो g इंटू में √3, g √3 से √3 कैंसिल, ये भी g आ गया, इधर भी g और इधर भी g, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अब देखो बन जाएगा क्वेश्चन, द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, ठीक है, इज परफेक्टली स्मूथ व्हाइल द लोअर हाफ इज रफ, a block starting from rest at the top of the plane will again come to rest at the bottom, okay, if the coefficient of friction between the block and the lower half of the plane is given by, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए बोला जा रहा है, ज्यादा तो है नहीं, थोड़ा सा ही तो दिमाग लगाने के लिए बोला जा रहा है क्वेश्चन में। देखना जरा ध्यान से, द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन, चलो भाई पहले इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं, ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ सही है, पहले हम इंक्लाइंड प्लेन बना ही लेते हैं। चलो हमने ये इंक्लाइंड प्लेन बना लिया, ठीक है क्या, ओके सर, हमने ये इंक्लाइंड प्लेन बना लिया। ये एंगल आपका थीटा होगा, ओके। ये लेंथ टोटल एल होगा, तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो एल मिड पॉइंट होगा, तो इधर का लेंथ आपका, ये पॉइंट आपका मिड पॉइंट होने के कारण ये वाला लेंथ आपका l/2 होगा, तो ये वाला भी लेंथ आपका l/2 होगा। क्लियर है क्या, ये लेंथ l/2, तो नीचे वाला लेंथ भी l/2 ही होगा, ठीक है। The upper half of the inclined plane inclination theta is perfectly smooth while the lower half is rough. A block starting from the rest at the top of the plane will again come to rest. Okay. यहां से एक ब्लॉक को मूव कराया जा रहा है, रेस्ट से छोड़ दिया जा रहा है, ठीक है क्या, ओके सर। लेकिन जब ये यहाँ पे, यहाँ तक का सरफेस में किसी भी टाइप का फ्रिक्शन नहीं, यानी कि म्यू का वैल्यू 0 है, और यहाँ पे आपका सरफेस के पास रफ आ जाता है, रफनेस हो जाता है, और इसका वैल्यू म्यू हो जाता है, ओके। जब ये यहाँ पे, पहले ये बताओ, पहले जब ये यहाँ पे आएगा ना, जब ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, जब ये यहाँ पे आएगा तो कितना वेलोसिटी यहाँ पे मेंटेन कर लेगा। मान लेते हैं कि यहाँ का स्पीड, इसके पास वेलोसिटी भी हो गया, ठीक है। अब भी कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, देखना देखना, यहां से आपको लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉरी लेंथ नहीं है, स्पीड है, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2as, v स्क्वायर, इनिशियल तो 0 है, हाँ से 2। बात रहा एक्सीलरेशन का, तो एक्सीलरेशन किधर एक्ट हो रहा होगा, एक्सीलरेशन तो नीचे एक्ट हो रहा होगा g, है ना, एक्सीलरेशन तो नीचे एक्ट हो रहा होगा g, तो इधर क्या आएगा g sin थीटा, मेरे भाई ध्यान सुनिएगा, इधर क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा g sin थीटा,
क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा। तो 2 में जी साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो डिस्प्लेसमेंट हो गया L/2 का, 2 से 2 कैंसिल, तो V इक्वल टू आ जाएगा रूट ओवर एल जी साइन थीटा। एल जी साइन थीटा ये आ गया V, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, एल जी साइन थीटा, राइट, ओके। अब यहाँ पे अब ये वाला सेकेंड हाफ पोर्शन में ये वाला इनिशियल हो जाएगा, और फाइनल ब्लॉक जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी जो हो गया वो 0 हो गया होगा, ठीक है। अब सेकेंड केस की बात करते हैं, ये आपका फर्स्ट केस हुआ, क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट आया, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चंस। सेकेंड पार्ट क्वेश्चंस का क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चंस का सेकेंड पार्ट कहता है कि ब्लॉक यहां से यहां जब आता है तो रेस्ट पे हो जाता है। चलो भाई, फाइनल वेलोसिटी तो हमारा 0 हो गया, ठीक है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू, फॉर्मूला वही लगाएंगे, यू स्क्वायर प्लस में 2as कर लेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया दिस, और दिस का मतलब कितना हो जाएगा बताना जरा, स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एल जे साइन थीटा, प्लस में 2, और ए हमें मालूम नहीं तो ए को ए रहने दे, और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया L/2 का। चलो भैया यहाँ पे आप एक्सीलरेशन निकाल लो। एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है भाई, देखना जरा ध्यान में। इस पूरे जर्नी में नीचे वाले हाफ पोर्शन की जर्नी में कहीं भी अरे भैया चलो ब्लॉक यहाँ कहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इधर क्या लग रहा होगा, इधर क्या लग रहा होगा, इधर आपका एक्सीलरेशन जी लग रहा होगा, हाँ। लेकिन इधर आपका इस बार फ्रिक्शन भी आ गया होगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। इधर आपका जी, यानी कि जी के साथ जी साइन थीटा, जी साइन थीटा इधर लग रहा होगा, हाँ। तो पीछे भी फ्रिक्शन लग के कारण एक्सीलरेशन आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। कितना आएगा, हमें मालूम है म्यू इंटू एन आएगा, क्या आएगा, म्यू इंटू एन आ जाएगा। क्लियर है क्या। आप ऐसा करो, इधर का बेट एम जी साइन थीटा हो जाएगा, उधर म्यू इंटू एन हो जाएगा, इसका इधर कितना कंपोनेंट आ जाएगा बेट का, एम जी कोस थीटा आ जाएगा कंपोनेंट, हाँ। ऊपर में नॉर्मल आ जाएगा। सर यहाँ पे ये काम क्यों नहीं किए थे, क्योंकि यहाँ पे ये वाला काम यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं था, क्योंकि फ्रिक्शन नाम का कोई चीज नहीं था, तो नॉर्मल से कोई लेना देना था नहीं। यहाँ पे नॉर्मल क्या आ जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल आ जाएगा एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। तो देखना जरा ध्यान से, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स हमारे पास आ जाएगा दिस वाला फोर्स, यानी कि एम जी साइन थीटा, अच्छा एम जी साइन थीटा, माइनस में एम जी साइन थीटा माइनस में म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू में एन आपका एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, और बाय ये आपका नेट फोर्स आ गया। हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन के लिए फोर्स अपॉन मास कर लेंगे, तो फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास, मास से मास कैंसिल हो जाएगा, जी कॉमन ले लो, जी कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, और माइनस में म्यू कॉस थीटा। क्लियर है क्या, जी साइन थीटा माइनस में म्यू कॉस थीटा, क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, बस पुट कर लेना है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा क्या, ध्यान सुनिएगा। यहां से हमारे पास आ जाएगा एल जी साइन थीटा, इधर आ जाएगा तो माइनस में एल जी साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस में एल जी साइन थीटा इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, ए का वैल्यू आ रहा है आपका जी साइन थीटा, जी साइन थीटा माइनस में म्यू कॉस थीटा ये आ रहा है, ठीक है क्या। आई इंटू में एल, इंटू में एल, एल से एल क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, जी से जी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब देखना जरा ध्यान से, ये जो माइनस है ना, ये जो माइनस है ना, इस माइनस, अच्छा ठीक है, माइनस साइन थीटा हो गया, तो माइनस में साइन थीटा इक्वल टू ये साइन थीटा इधर लाइए, तो ये साइन थीटा का अगर इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में साइन थीटा इक्वल टू म्यू कॉस थीटा, म्यू कॉस थीटा माइनस माइनस 2 साइन थीटा माइनस में म्यू कॉस थीटा इक्वल में, है ना, इक्वल करके माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यस। तो यहां से देखना जरा ध्यान से,
तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा हो जाएगा। म्यू इक्वल टू हो जाएगा 2 tan थीटा। क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा। म्यू इक्वल टू 2 tan थीटा। देखो म्यू इक्वल टू, यस, ऑप्शन नंबर ए, म्यू इक्वल टू 2 tan थीटा। नेक्स्ट बना लेना, बन जाएगा, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो फ्रिक्शनलेस फोर्स अपोज द रिलेटिव, अरे भैया ये तो सही है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अपोज करता है रिलेटिव मोशंस को। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ये भी सही है। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखो भाई रोलिंग फ्रिक्शन पढ़े ना, इसका मतलब यही होगा, खत्म कहानी, यानी कि ये आपका गलत, मतलब यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट बन जाएगा, बना हुआ है, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, सब बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे देखना है एक क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या कहता है। एक ब्लॉक है जिसके मास एम है, ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसके मास एम है, इज कॉन्टैक्ट विथ द कार्ट सी, कार्ट सी के साथ कॉन्टैक्ट में, सो इन द फिगर द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द कार्ट इज म्यू। यहाँ का इस रीजन का जो फ्रिक्शन है वो आपका म्यू है। द एक्सीलरेशन ए ऑफ द कार्ट विल प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम द फॉलिंग सेटिस्फाइज, यानी कि ब्लॉक बी नीचे ना गिर जाए, इसलिए इसको कितना आगे चलना पड़ेगा, कितने एक्सीलरेशन से आगे चलना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर को बैठा दीजिए एक्सीलरेटिंग फ्रेम पे। जैसे एक्सीलरेटिंग फ्रेम पे बैठ जाएगा तो उसके लिए ये बंदा रेस्ट पे हो जाएगा, मतलब ये ब्लॉक रेस्ट पे हो जाएगा। और ब्लॉक रेस्ट पे होते ही ये क्या कहेगा कि भैया एक फोर्स लगा दो, पीछे रुके, यानी कि सूडो फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, बस काम हो गया यहीं पे, अब कुछ नहीं करना। अब यही फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन जो है वो नॉर्मल का काम कर जाएगा, यानी कि नॉर्मल जो आपका आ जाएगा वो एम इंटू ए के इक्वल आ जाएगा। तो और नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा एम जी, ऊपर जाएगा फ्रिक्शन, खत्म कहानी कर लो। तो एम जी जो है वो फ्रिक्शन को बैलेंस कर लेगा, फ्रिक्शन यानी कि मैक्सिमम। तो यहां से हमारे पास एम जी आपका क्या आ रहा है, एम जी आपका आ रहा है, एम जी आपका आ रहा है, अरे भैया एम जी को एम जी रहने दो, और एफ एस म्यू इंटू एन आ रहा है, तो एम जी। अब देखना जरा ध्यान से, देखना जरा ध्यान से, यहाँ पे एम जी का वैल्यू जो है, ठीक है ना, एम जी का जो वैल्यू है वो एफ एस मैक्सिमम के इक्वल होना चाहिए, और ना गिरे ब्लॉक, इसलिए आपको क्या करना होगा कि ये वाला जो ब्लॉक है इसकी जो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू है या तो इक्वल या उससे छोटा हो। नहीं समझे, एम जी जो हो मैक्सिमम के बराबर हो या उससे छोटा हो। क्लियर है, ओके। अब जरा देखना जरा ध्यान से, तो यहां से आपका आ जाएगा इक्वल टू म्यू इंटू एन, यानी कि एम इंटू में इक्वल ग्रेटर करो, इक्वल एंड ग्रेटर। चलो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, यस सर, ओके। अब बताना जरा ध्यान से, आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक्सीलरेशन, हाँ एक्सीलरेशन पूछा जा रहा है, तो ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जी वाई म्यू कर लो, ग्रेटर इक्वल टू ए। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन है, जी वाई म्यू और ए, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बन जाएगा, ठीक है क्या, चलो भाई। तो ये था हमारे पास, ये हमारे पास था फ्रिक्शन जो कि कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने फ्रिक्शंस का वो कॉन्सेप्ट को कवर किया है। आपको जितने क्वेश्चंस करवाए हैं वो क्वेश्चंस तो करना ही है, साथ ही साथ आपको इसके ऊपर जितने क्वेश्चंस आपके सामने हैं वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर डालो, ठीक है ना। यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि आप पूरी तरीके से आप पारंगत हो गए हो, नहीं नहीं, पारंगत तो आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है, ठीक है ना, कोई नहीं है। सिर्फ कृष्ण को छोड़ दिया जाए ना तो कोई पारंगत नहीं है, कोई नहीं है पारंगत, कोई नहीं है पारंगत। तो इसलिए आपको पारंगत भी बनना भी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस तो जरूर करना है ना मेरे भाई, इसलिए प्रैक्टिस